नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। मैं अभी जुड़ा हूँ लेकिन मैं असली में ट्रैफिक में अटका हूँ, तो मैं एक दो लोगों को कोहोस्ट बनाता हूँ और आप लोग शुरू करिए। मैं अभी घर पहुंच के फिर बात करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक में हूँ मैं अभी। मैं यहाँ पर शशि मैम को और विनीता चौहान मैम को कोहोस्ट बनाता हूँ। आप लोग थोड़ा संभालिए। मैं गुड इवनिंग सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आप आइए, हम लोग करते हैं। तो मैं म्यूट कर लेता हूँ, घर पहुंच के हेलो बात करता हूँ। हाँ ठीक है सर। गुड इवनिंग एवरीवन। किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी हो या कुछ अपने पेशेंट्स वगैरह लाने हो, मतलब उनकी हिस्ट्री लेनी हो, तो प्लीज बोलें। अभी कौन कौन है? अनुराधा मैम है, डॉक्टर अश्विनी मैम है, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा है और डॉक्टर विनीता मैम है। गुड इवनिंग विनीता मैम। गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ बढ़िया मैम। हाँ जी मैं मैम, आप कैसे हो? हेलो मैम, आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज आपको? हाँ जी मैम, बताइए। मैम आ रही है? हेलो विनीता मैम। हाँ आ रही हेलो है मैम, बोलिए। एक्चुअली मैम यहाँ बारिश बहुत हाँ हो रही जी है ना, मैम मे बी बोलिए। उस वजह से नेटवर्क इशू। हाँ मैम बढ़िया हूँ। मैम वो अच्छा पेशेंट था ना, उसको मतलब पैरालिटिक वाला पेशेंट था ओके। जिसको हाँ ब्लीडिंग हो रही थी, हिमेटूरिया हो रहा था, क्लॉट्स आ रहे थे। हाँ तो उसका मैं अभी देख के आई हूँ, तो उसका हाँ, ठीक है, अभी क्लॉट्स नहीं आ रहे हैं। चलिए तो बहुत वो बढ़िया है मैम। आरती मैम ने और आप आप तो सब बहुत लोग ने बढ़िया सजेस्ट ट्रीट कर किया रहे था हैं। ना, तो फिर वही मेडिसिन मैंने उसकी स्टार्ट की, तो अभी है कंट्रोल में। होप कि ठीक चलिए हो जाए, मैं फिर बाकी का चलिए ट्रीटमेंट बहुत आगे बढ़िया, कंटिन्यू कर पाऊँ। गुड, वेरी गुड। और डॉक्टर दीप्ति रहांगने हैं। किसी को कुछ बोलना हो या किसी को कुछ बताना हो, मतलब अपनी चाहे सक्सेस स्टोरी आप लोग बताना चाहते हो, चाहे कोई सजेशंस लेना चाहते हो आपस में, मतलब कोई क्वेरी या डाउट है पूछना चाहते हो, तो प्लीज बोलें। हेलो। हाँ जी डॉक्टर दीप्ति, चलिए आप ही कुछ बताइए मैम। डॉक्टर विकास सर हैं, डॉक्टर विकास कुमार सर हैं। गुड इवनिंग सर। विकास सर, डॉक्टर विकास सर। कोई हाँ कुछ नमस्कार, बोल तो नहीं बोलिए। रहा है। हाँ सर, मेरे मैं को तो ये अभी ज्वाइन पूछना किया था हूँ जो मैंने। आप सूक्ष्म, हाँ जी सर, मेरे को पूछना आपसे ये था कि जो आप सूक्ष्म त्रिफला बनाते हो, एक दो बार मैंने सोचा बनाने के लिए, तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ आप कैसे बनाते हो उसको सर। पूरा मतलब मुझे डिटेल बताइए, मतलब कितना क्या क्या लेते हैं, कैसे करते हैं, प्लीज।
अब और सर ने मेरे वहां बताया और था कोई जैसे, पता चल। हाँ जी सर। एक मिनट खून लगाता हूँ, सर ने बताया हुआ था। हाँ एक मिनट। नहीं सर, जैसे मैंने भेषज कल्पना पलटी थी ना, तो उसमें जो तरीका लिखा था फिर सर का, मतलब मुझे बहुत अच्छे ये मतलब वो चीज हो गई, जैसे आप किचन का नहीं होता कि आपने कहीं कोई आइटम पढ़ लिया कि ये खाना ऐसे बनता है, बट जब रियल में बनाने चलते हो तो किचन का एक्सपीरियंस अलग होता है। वैसे ही मैं कह रही हूँ कि आयुर्वेद में भी जब हम लोग कोई औषधि का निर्माण करते हैं, तो जिसने निर्माण किया अगर उससे पूछते हैं तो फिर ज्यादा बेटर तरीके से। पढ़ तो हमने भी लिया था बुक में, लेकिन मेरे को जानना था कि आप कैसे बनाए थे। कई बार कुछ चीजों में होता है, जैसे मैं तिक्त क्षीर बस्ती कल बनाई थी, तो मुझे पता है मैंने वैसे बनाया कि सारे द्रव्य डाल करके पहले मैंने काढ़ा बनाया और फिर उसको छाना, फिर मैंने दूध डालकर फिर से पाक किया, फिर मैंने घी डाल करके थोड़ा सा उबाला, फिर मैंने उसको छाना और उसके पहले भी दूध डालने से पहले भी एक बार छाना था। तो ये जो तरीके होते हैं थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि हम लोग सुनते हैं कि दूध और पानी सारा डाला और उबाल लिया और घी डाल करके वो कर दिया, तो थोड़ा सा इस तरह डिफरेंस होता है। तो प्लीज आप बताओ आप कैसे बनाए थे, क्योंकि मैं बनाने को सोच रही हूँ कल। आवाज किसकी आ रही है, थोड़ी सी मतलब फंसी फंसी सी आवाज आ रही है। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा सर प्लीज अपना म्यूट करिए। अभी किसके उससे आ रही है आवाज? नाउ इज इट ओके? यस, अभी सब लोगों में। हाँ हाँ जी विकास सर प्लीज आप बताओ। सर आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है कि क्या है? विकास सर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, चलो कोई बात नहीं है। डॉक्टर आरती मैम भी है, नवजोत मैम भी है, डॉक्टर अश्विनी मैम भी है, सारे लोग हैं। चलिए आप लोग प्लीज अपनी कोई भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाए। आरती मैम आप ही कुछ बताओ। सब लोग खामोश क्यों हैं? मेरी मैम आवाज मैंने आप लोग तक नहीं आ रही है क्या? जी मैम आ रही है। हाँ तो प्लीज बोले। मैम मैंने तो वही पूछना था, अगर किसी ने मृदु पाक की बनाया कभी तेल तो वो पूछना था कैसे बनता है, क्योंकि वो मैंने कभी बनाया नहीं है। सर वो वैसे तो मैंने भी नहीं बनाया है, मैंने तो सिंपल सा ये बनाया था एक्चुअल में। शुरुआत में सरसों तेल में अजवाइन को डाल करके मैंने पकाया था। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने उसको मीडियम आंच पर की नॉर्मल आंच पर बनाया था, तो उस नहीं टाइम मैम, का मैंने ठीक था। मसाज ऑयल वगैरह तो सभी बना लेता हूँ मैं, हम्म हेयर ऑयल मसाज ऑयल वगैरह। लेकिन वही हम्म था कि सब कह रहे थे कि जो मृदु पाकी होता है वो नाक में नस्य करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ तो जी वो हाँ जी मुझे सर। पता नहीं है प्रॉपर कि वो मृदु पाकी मुझे पता तो है होती ऐसी है, लेकिन उसे फिल्टर कैसे करते हैं ऑयल में से ये नहीं मुझे पता है। नहीं ऐसा होता है सर, जो इसमें कल्क द्रव्य डालते हो ना, तो कल्क द्रव्य जब पकता है तेल के साथ में, तो एक में क्या होता है उसकी बाती बनने लगती है, एक में उसकी बाती टूटने लगती है, इस तरह का कुछ कंसेप्ट होता है। विनीता मैम ने भी बताया था एक बार। पर मैं आपको बताऊं, जो मैंने अजवाइन का बनाया था फर्स्ट टाइम बहुत धीमी आंच पर जब बनाया था, तो उसमें एक अलग टाइप की स्मेल रह रही थी। हालांकि मैंने लिया, उसका कोई साइड इफेक्ट वैसा नहीं हुआ था। और सरसों तेल आपको पता है वैसे ही थोड़ा सा तीक्ष्ण जी होता ही है। तो मेरा जो मानना है, मतलब मैं 2 बार बना चुकी हूँ, थर्ड टाइम तो मैंने सोचा ऐसे बनाएंगे। लोगों ने मुझे बोला था कि आप अजवाइन का कल्क डाले होते, मैंने ऐसे डायरेक्ट अजवाइन डाला था। तो पहले तेल को एक बार पका लेना चाहिए, और तेल को एक बार पका लेने के बाद में जो भी आपका द्रव्य डालते हो, उस द्रव्य को डालकर उसको धीमी आंच पर पकाओ। उसको बहुत मतलब वैसा नहीं बनना चाहिए। एक बार सर आप भैंसक की कल्पना भी पलट लेना कि मृदु पाक, मध्य पाक, खर पाक का क्या है, क्योंकि खर पाक वाला जो होता है वो हमेशा अभ्यंग के लिए यूज होता है, और जी मैम। मृदु और मध्य पाक जो होता है नश्य के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं मैम, बट मृदु पाक मुझे पता है होता कैसे है, मुझे यही है कि उसे फिल्टर करके अलग कैसे करते हैं फिर, क्योंकि जब हम डालते हैं ना वो एक हाँ ग्रेवी होती है, जैसे सब्जी की हैवी ग्रेवी हाँ आती है जैसे कढ़ाई पनीर वगैरह, वैसी ग्रेवी जैसा हो जाता है वो नीचे से, तो उसे हाँ फिल्टर कैसे करेंगे? सर मैंने तो छन्नी से छाना था। अब मैंने तो कल्क फॉर्म में नहीं डाला था। अगर आप कल्क फॉर्म में भी डालोगे तो आप मार्केट के तेल देखो, चाहे सहचर देखिए, क्षीरबाला तो तब पर भी बेटर है। मैं सहचर की बात आपको बताती हूँ। सहचर तेल जब आप निकालते हो या मार्केट का जो क्षीरबाला है आप निकालिए, तो देखिए थोड़ा सा मोटा सा नीचे नहीं बैठता, हल्का सा, जी जी। तो वो बैठेगा ही बैठेगा।
तो उसमें क्या है कि जब आपने कल्क द्रव्य को पाक कर लिया तो कल्क द्रव्य की प्रॉपर्टी तो आपके ऑयल में आ ही गई, जी जी मेरा ये मानना है। और इसको करने के लिए शुरुआत में एक आध पाव तेल का पाक किया जा सकता है धीमी आंच पर, उससे एक आइडिया भी लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्षीरबला ही बनाकर देख लीजिए धीमी आंच पर, तो तो मैम और ज्यादा बेटर 101 इसमें वर्ती गाइड का वो लोग कर कैसे होता पाएंगे है? सर, जिन्होंने भेषज कल्पना में एमडी की होगी या रस शास्त्र में जिन लोगों ने एमडी की होगी, उनको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि हम तो लोग तो मैम यूजी ही है। 101 वर्ती वाला कैसे सिस्टम होता है? कपड़े से छान दीजिए उसको। सर 101 आवर्ती का मतलब होता है कि 101 बार भावना दी जाएगी ना उसकी। ओके। हाँ, जिस चीज में जितना, जैसा 7 आवर्ती आपने बोला, अब जैसे सर का जो सूक्ष्म त्रिफला है, तो उसमें त्रिफला में त्रिफला क्वाथ की भावना दी जाती है। तो जी त्रिफला जी क्वाथ की भावना आप जितनी ज्यादा दे देंगे, उससे ये जी चीज जी हो जाता है कि आपके द्रव्य की इफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जी जाती जी है मैम, वो और उसका अमाउंट कम लगता है। कम जैसे लगता इसमें है। पंचमा भौतिक में सर ने बताया था, पंच भौतिक में, कि नॉर्मल मान लो 1 ग्राम की डोज है किसी की, लेकिन जो जी पंच जी भौतिक के थ्रू मेडिसिन बनती हैं वो कई बार आधा ग्राम या 1/4 ग्राम या उससे भी लो डोज में बनती हैं, मतलब देना पड़ता है अमाउंट, तो उतने भर में काम चल जाता है। तो उनका जो वे ऑफ प्रिपरेशन होता है वो अलग होता है। तो जो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझ सकती हूँ, तो मेरे को ये है कि आपने मान लो कोई मिठाई बनाई और उस मिठाई में चाशनी की जितनी बार भावना दे दिया तो उसकी मिठास बढ़ गई, जी जी है मैम। ना। तो ऐसे ही आपने अपने द्रव्य में जितनी बार उस चीज की भावना दी, तो जैसे जी उसमें याद है श्वास कुठार रस में है कि किसमें है कि एक एक मरीच डाल करके पीसना होता है, जी जी मैम। मर्दन जो करना होता है, एक एक मरीज डाल करके आप कूटते हो। बट नॉर्मल में कंपनियां क्या करती हैं कि मान लो उसने बोला 1000 मरीज डालना है, तो 1000 मरीज एक बार में डालकर कूट देती हैं। जब एक एक मरीज डालकर कूटोगे तो उसकी फिर एक अलग प्रॉपर्टी आएगी, तो वे आप प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा जी जी डिपेंडेंट है। लोहा तो सब ये मैम तो ऐसे ही है। बनता है सारा फार्मेसी में, जितने हाँ। भी आते हैं लोहा सब जितने भी आते हैं हम्म। वो ऐसे ही बनते हैं कि पहले वो आसव बना लेते हैं और उसमें बाद हम्म। में लोहा बटन डालकर और उसे ढक के रख देते हैं 3-4 हम्म। दिन के सर लिए। जब उसको छानना है ना तो कपड़ छान आप करो, उसको बार बार कपड़ छान करना पड़ता है 4-5 बार, तो वो नीचे नहीं नहीं मैम, मैं बैठेगा नहीं तो। असल में ऑयल बनाता हूँ मैं, तो हम्म। हमारा तो जैसे खर पाक वाला होता है, तो हम्म। उसमें तो ये होता है कि जितना मर्जी हम फिल्टर कर लें हम्म। फिर भी वो नीचे पार्टिकल्स आ ही जाते हैं ऑयल के नीचे। तो वो नहीं आएंगे, आप उसको कपड़ छान करोगे फिर नहीं आएंगे, 3-4 बार उसको कपड़ छान करो फिर नहीं आते। आरती कपड़े से मैम ही गुड छानना है, इवनिंग। मैं पूछ कपड़े रही से थी ही कि छानना है। आप गुड मृदु इवनिंग पाक बनाते हो, कौन सा पाक बनाते हो? मैम, मैं कोई ऐसे स्पेशल सोच के नहीं बनाती हूँ, मैं मोस्टली मध्य पाक ही करती हूँ मैं, वो सभी में ही काम अच्छा, आ जाता है नॉर्मली। ओके। जैसे आप मध्य पाक करते हो तो आपकी जो आंच रहती है वो कौन सा फ्लेम रखते हो, लो रखते हो, मैम मीडियम रखते हो, हाई फ्लेम पर? स्टार्टिंग हम्म। में जैसे किसी चीज का शीरपा करना है तो स्टार्टिंग में तो जैसे गैस हम फास्ट भी कर सकते हैं जब सिर्फ क्वाथ मटेरियल उबल रहा है। उसके बाद हम्म। जब बनना शुरू हो जाता है, जब ऑयल ऐड करती हूँ तब फिर मैं मीडियम फ्लेम कर देती हूँ और फिर उसके थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही लो फ्लेम कर देती हूँ। अच्छा। लेकिन अच्छा मैम, जैसे आप तिक्त क्षीर बस्ती बनाते हो तो उसमें काढ़े बनाते हो कि भी शुरुआत में आप मतलब मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर बनाते हो? आरती मैम आपका म्यूट हो गया मैम। आरती मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? आरती मैम मैम आप आवाज अपने आ आप रही को अनम्यूट करो मैम। है मैम, असल हाँ में जी मैं डॉक्टर तो तकदीर सिंह जी, मैंने सर को एक बार बोला था कि सर ने बोला जी, था ठीक है हम ऐसे कोई सेशन कराएंगे या ऐसी जगह ऐड करेंगे जिसमें आप लोग ये चीजें देख सकते हो, तो ये पाठक सर आएंगे तो आप नहीं उनसे मैम, ज्यादा असल अच्छे में से पूछ। मैं ऑयल बनाता हूँ कम से कम 20-25 किलो। अच्छा। तो उसमें फिर ये होता है ना कि आप चाहे हम मध्यम पाक की बनाओगे थोड़ा बहुत तो खर पाक हो ही जाता है जो नीचे वाला साइड होता है। नहीं सर देखो, एक बात आप देखे होगे, बोला नहीं चाहिए, जैसे हम भी जानते हैं, मैंने मार्केट की भी लाई मेडिसिन, मैं जी षडबिंदु तेल खरीद कर लाई, मैं अड़ू तेल खरीद कर लाई। और जब मुझे मतलब जनवरी में मेरे को बुखार हुआ था, मतलब कोरोना टाइप का फीवर था, तो उस टाइम में कंजेशन वगैरह सारे साइन सिम्टम्स थे, तो मैंने कहा नस्से की जरूरत है। और पाठक सर नस्से को इतना वो करते थे, तो और हम लोग के साथ है, हमारी जनरेशन जो रही है, मुझे लगता है उस जनरेशन से ने सबसे कम घी खाया है, क्योंकि एलोपैथी का असर हमारे ऊपर ज्यादा रहा है, भले हम लोग आयुर्वेद वाले रहे हैं। तो जब आप घी वगैरह कुछ भी नहीं खाए तो आपके बॉडी के अंदर एक रुक्षता है, और रुक्षता आपके मतलब लोअर पार्ट में भी है भाई, हेड वाले जी रीजन में भी है जब आपने घी नहीं खाया।
तो सर प्रमोट करते थे कि घी खाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, नस से के थ्रू भी आपके अंदर ब्रिंगहण होगा। तो मैं देखा कि मार्केट में एक चीज है, अब आपका मुझे नहीं पता है, आप देखो किसी पर भी एक्सपायरी डेट 3 इयर्स की पड़ी होती है। और जी सबसे जी पहली बात है, जब आप ऑयल खोलते हो ना, तो एक गंदी सी स्मेल आती है, जिसको जी बोलते जी हैं कि हम अगर साइंस की लैंग्वेज में यूज करें तो रैंसिड वर्ड आता है। तो जी वो जो स्मेल आती है ना, पेशेंट या हम खुद भी नहीं ले पाते। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं 2-2 बार षडबिंदु तेल खरीद के लाई, अणु तेल खरीद के लाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई इस ऑयल को लेने के लिए, इतनी रैंसिड गंदी की सी स्मेल स्मेल अलग आती है। होती है, हाँ हाँ जी सर। क्योंकि रैंसिड की मैम अलग से स्मेल होती है, हाँ, क्योंकि मैं लेकिन कंपनियां तो लिख दी ना भाई कि 3 इयर्स एक्सपायरी डेट है। तो आप जब पेशेंट्स को लिखते हो तो तब तक तो आपको थोड़ी एहसास होता है, आपने तो लिख दिया षडबिंदु तेल फॉरनस से। आज ही मैं 2 पेशेंट को लिख कर आई षडबिंदु तेल अणु तेल नस से, तो वो मुझे मालूम है ना अंदर का। मैंने घर पर सरसों तेल का बनाया, वो भी मतलब उससे बहुत बेटर था। और जब मैं डालती थी शुरुआत में थोड़ा सा इरिटेशन 2-4 दिन लगा, उसके बाद निकल गया आराम से, मतलब क्योंकि स्मेल वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो आप खुद ऑयल बनाते हो, आपको खुद ही पता है कि ऑयल वगैरह बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बना रहे हो, मान लो सेल ही कर रहे हो, तो साल भर से ऊपर का ऑयल मत रखो। और कंपनी ने 3 इयर्स डाला है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है वो तो वही जानती है ना। जी उस उसकी तो कोई मतलब गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कंपनियां बताती भी हैं, मतलब जैसे अगर आप उनके उससे पता चल जाए तो। मेरा कहने का जी मतलब है कि ऑयल खुद बनाइए, और एक बार आप सर नस्से के लिए बनाकर देखो, थोड़ा ही बनाओ, 20-25 किलो मत बनाओ, आप आधा 1 किलो बनाओ, अपने यूज के लिए बनाओ। फिर उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे सर के क्षीरबला में एक अच्छाई है कि सर का क्षीरबला आप डालते हैं तो नाक में उतना लगता नहीं है। अगर नाक को ज्यादा इरिटेशन होगी तो पेशेंट आपका नस नहीं लेगा तो ही नहीं, और जी जब मैम, नस नहीं लेगा तो रिजल्ट ही नहीं आने हैं, है कि नहीं। जी जी मैम। तो ये मैं कहूंगी डॉक्टर साहब, एक बार थोड़ा सा आप बनाकर देखो। और मेरा मानना है कि आप धीमी आंच पर बनाओ। जैसे मैंने कल तिक्त क्षीर बस्ती बनाई थी, तो मैंने एकदम बिल्कुल लोएस्ट जो होती है फ्लेम उस पर बनाया था नहीं पूरी मैम, चीजें। मेरे हैं सर एक वो पीएचडी हैं इसमें रस शास्त्र में, मैं उनसे पूछ लूंगा। हाँ हाँ सर, रस शास्त्र वालों को बहुत अच्छे से पता होता है, चाहे रस शास्त्र का कोई हो चाहे भेषज कल्पना का। तो उन लोगों को क्योंकि पाक वगैरह सब सिखाते हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है। और प्लीज सर, आप उनसे पूछने के बाद हम लोग से मतलब शेयर करिएगा नॉलेज, ठीक है। जी मैम। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, बताइए सर। मैडम आप ही बता दें जब तक वो जब तक कैसे बस्ती बनाई उसको पूरी तरह डिटेल में। तिक्त क्षीर बस्ती सर, हाँ मैडम, टेक्सटाइल देखिए बस्ती। सर, तिक्त क्षीर बस्ती में तिक्त द्रव्य होते हैं। अगर मैं चरक के हिसाब से कंसिडर करूं तो चरक में पंचतिक्त बस्ती लिखा है उन्होंने। तो पंचतिक्त बस्ती जो चरक ने लिखी है, उसके जो 5 इंग्रेडिएंट है मैं आपको बता देती हूँ। और मुझे सर वाला भी याद है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, और जो मैंने दिया है वो बता देती हूँ मैं आपको। तीनों ही मतलब कई सारे रेफरेंस है इसका सर, चरक में भी है, और इसका वर्णन अष्टांग हृदय में भी है, और इंदु जी ने इसके लिए कुछ अलग सा बोला है। भाव प्रकाश में मैंने खोजा था, उसमें मुझे नहीं मिली थी। उसके अलावा सर का एक लेक्चर है तिक्त क्षीर बस्ती का, और उसके अलावा एक वेलंकर सर है, उनका भी लेक्चर था। तो जो पंचतिक्त चरक की है उसमें परवल की पत्ती है सर, नीम की छाल है, और चिरायता है, और रासना है, और सप्तछद यानी चितवन है। उसका जौकुट करना है, मतलब यकुट चूर्ण ले लेंगे, उसमें 4 प्रसृत होगा, उसमें सरसों का कल्क 1 प्रसृत पड़ेगा। ये मैं आपको चरक का बता रही हूँ सर। और इसका जो रोगाधिकार चरक जी ने दिया है वो प्रमेय अभिसंधि कुष्ठ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अष्टांग हृदय में चेंज किया उन्होंने, चिरायता की जगह अष्टांग हृदय में अजवाइन डाल लिया है, और उसमें उन्होंने प्रमेय अभिसंध कुष्ठ और कृमि इन सारी चीजों को बोला है, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पर जो चरक में वर्णन है, मोस्ट वाली जहां तक मुझे याद है, चरक के सिद्धि स्थान में 4थे या 5वें चैप्टर में है, आप देख लेना, या बस्ती कल्प करके होगा, अष्टांग हृदय में बस्ती कल्प है। फिर आती है इंदु का। इंदु में भी थोड़ा सा अलग लिखा है इन्होंने इस चीज को, मैंने श्लोक शायद ही लिखा होगा तो मैं श्लोक से बता देती हूँ, अदरवाइज इंदु जी ने थोड़ा सा अलग लिखा है। फिर जो सर तिक्त क्षीर बस्ती बताते हैं उसमें निम्ब है, अमृता है, पटोल है, यष्टि मधु है, चिरायता है, और वासा है। अब इसमें करते क्या हो आप, तो इसमें जो 6 द्रव्य मैंने आपको बताया, निम्ब हो गई आपकी, नीम हो गया, अमृता मतलब गुड़ची हो गई, पटोल हो गया, तिक्त पटोल यूज होगा, यष्टि मधु मतलब आपकी मुलेठी यूज हो गई, चिरायता है, और वासा है। तो इसमें से अमृता, पटोल, यष्टु मधु और चिरायता, ये 4 तिक्त द्रव्य ऐसे हैं जो कि अवृष से नहीं है, मतलब तिक्त होने के बावजूद भी वृष से हैं, मतलब निरापद हैं,
तिक्त रस में भी। तो ये जो 4 हैं बेस्ट हैं। अदरवाइज आप देख लो कि पेशेंट को कैसी प्रॉब्लम है। मान लो किसी पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा हो रही है, तो उस केस में आप उसमें से कोई एक हटा करके आप वासा को डाल दो, क्योंकि आपको पता है कि वासा बढ़िया काम करती है रक्त पर। वैसे तो आपके पास ये सारे ही तिक्त द्रव्य हैं, सारे ही पित्त शामक हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जाता है, जैसा हो कभी नींबू ऐड किया है, कभी आपने कुछ ऐड किया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है, जैसे नीम और अमृता तो मुझे लगता है हर किसी के पास होता ही है, आसपास हाँ। पेड़ ही रहता है। और एसटी मधु हर इंसान के पास पड़ा ही पड़ा होता है। अगर बिल्कुल। खरीदने की जरूरत पड़ती है, मान लो चिरायता खरीदा या पटोल या वासा, ये सब सारी चीजें खरीदे, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास 3 ही 4 द्रव्य हैं, तो भी आपने मिला करके जैसा भी प्लान कर दिया। तो इनका लाते हो आप मार्केट से, यकूट कर लीजिए। अगर यकूट नहीं कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि सर रात में भिगा दो इनको पानी में। जैसे मान लो इनको 3-3 ग्राम आपने ले लिया, मिला करके 15 ग्राम होना चाहिए, तो आपने पानी में 200 ml पानी में रात में ही भिगा दो, या 300 ml मैक्सिमम, क्योंकि बहुत हार्ड आता है जो मार्केट का है, वो रहता है स्टेम के फॉर्मेट में। आप देखेंगे तो मुलेठी भी आपको पता ही कितनी हार्ड है, तोड़ना तो ऐसे वो मतलब हमारे लोग के बस का तो रोग नहीं है कि सिंपल मैं ऐसे कूट सकूं मैं। तो मैंने तो यही किया था, काफी टाइम उसको पहले भिगा दिया था। मेरा कहने मतलब है आप भिगा दीजिए और फिर सुबह उबाल लीजिए सर धीमी आंच पर। जैसे मान लो वैसे तो लेंगे भेषज कल्पना के हिसाब से, तो जो ये हार्ड रहता है इनका शायद 16 गुना का वो है कि 16 गुना पानी में आप करेंगे, और 16 गुना पानी में पका लिया धीमी आंच पर। फिर जब वो 1/4 रह गया तो आपने छान लिया, और छान लेने के बाद में तिक्त क्षीर बस्ती में जितना आपका बचा है अभी काढ़ा, मान लो 60 ml बच गया, अगर आप ऐसा समझते हो, तो उसमें 120 ml मिल्क डाल दीजिए। 120 ml मिल्क डालने के बाद में आप उसको फिर से पाक करिए। तो फिर से पाक करने के बाद क्षीरावशेष पाक करते हैं, मतलब 120 ml बचा, तो थोड़ा सा और ज्यादा ही बचा है, तो आप उसमें 1 चम्मच मतलब 5 ml घी डाल दो। तो घी सर इसमें जो पड़ता है वो अकॉर्डिंग टू डिसीज पड़ता है। जैसे ज्वर रोगाधिकार के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो, जैसे जीर्ण ज्वर वगैरह है तो उसमें महातिक्त घृत यूज करते हैं। और अगर बोन प्रॉब्लम वगैरह है तो एक दिन महातिक्त घृत यूज कर लो उसमें, और एक दिन महानारायण तेल यूज कर लो, मतलब अल्टरनेट करके। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है तो उसमें क्षीरबला, शतावरी, अजागृत, लाक्षात तेल, धन्वंतर तेल, बला लाक्षाति तेल, ये सब सारी चीजें। और अपस्मार वगैरह है तो सर पंचगव्य घृत है। इस तरह की चीजें आप मतलब जो उसमें आपने स्नेह ऐड किया है, स्नेह अकॉर्डिंग टू डिसीज ऐड करते हैं। स्नेह इसलिए भी ऐड करना जरूरी है, अगर सहस्नेह आपने नहीं दिया तो तिक्त क्षीर बस्ती से वात प्रकोप हो सकता है। तो उस बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मतलब आपने अपना काढ़ा बनाया, काढ़ा बनाने के बाद छान लीजिए, छान लेने के बाद उसमें दूध डालिए, दूध डालकर थोड़ा सा पका लीजिए, फिर उसमें आपने घी डालिए, तो घी डालने के बाद भी घी को भी हल्का सा पका ही लो, मार्केट का ही ले लोगे आप, महातिक्त घृत है जो भी है। जैसे मैंने तो पेशेंट को कल ब्राह्मी घृत डाल करके दिया था। और उसके बाद में फिर से छान लो एक बार, फिर छान करके फिर आप अपना सिरिंज में लोड करके और 60 ml वाली सिरिंज ले लो, और उससे 5 नंबर का कैथेटर अटैच कर दीजिए। सर बस्ती तो देते होंगे ना आप? हाँ देते हैं। हाँ तो बस दे दीजिए फिर। बस्ती में हमेशा बस उस चीज का ख्याल रखती हूँ, जैसे मैं देती हूँ तो हमेशा मेरी आदत है 4-5 ml में बाहर निकाल देती हूँ, और बाद में भी 5 से 10 ml कम से कम मैं बचा लेती हूँ अगर मात्रा बस्ती दे रही होती हूँ। और जब मैं काढ़े की बस्ती देती हूँ या मतलब कि निरू बस्ती देती हूँ तो उसमें 100-200 ml ही अधिकतर बच जाता है पॉट, एनिमा पॉट में। तो कभी भी फिर एयर की एंट्री नहीं होती तो उससे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। मतलब फिर हमारी चॉइस से भले तकलीफ हो कि हमने कौन सा मतलब बस्ती किसके लिए प्लान किया है, अदरवाइज जो बस्ती देने का तरीका है उससे नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं पूरा पूरा पुश कर देते हैं, वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप 5 ml पहले बाहर निकाल दीजिए, और 5-10 ml कम से कम अपना चाहे जितना कॉस्टली ऑयल हो बचा लो अपने सिरिंज में। उसको बाद में जो सिरिंज में बचा हुआ उसको गर्म करके पेशेंट को बोल दो भाई ले लो मालिश कर लेना, या नहीं तो उससे बेस्ट तरीका है आप अपने पौधों में डाल दो, उनका खाद का काम करेगा, क्योंकि सारे अच्छे ऑयल तो होते ही हैं, अच्छे घी होते हैं। तो ये मेरा मानना है सर। इसकी आप कितनी बताइए सर इसमें। क्वांटिटी कितनी हाँ। देंगे मैडम? हाँ जी सर। क्वांटिटी कितनी लेंगे, मतलब कितने ml वही तो देना है? मैंने आपको बताया, आपने जो क्वाथ द्रव्य थे आपके वो 15 ग्राम ले लिए, उसका 8 गुना आप दूध लेते हो, मतलब 120 ml ले लेते हैं। पानी जो होता है दूध का आधा होता है तो 60 से 70 ml ले लीजिए। और उसमें जो घी का अमाउंट है 5 या 10 ml, डिपेंड करेगा कि आपके पेशेंट का कैसा फिजिक है, मतलब लीन क्रिस्प पेशेंट है, स्थूल पेशेंट है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा ना। जैसे आप नीरू बस्ती में देखते हैं कि सर आपका मधु का अमाउंट है या घी का अमाउंट है, डिपेंड ऑन द वात पित्त कफ पड़ता है। तो ऐसे मेरा मानना है कि ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज सेपर साइड रहना 5 ml डाल ही लो, ये चीज है।
क्योंकि वो भी तो आप हिसाब से डाल रहे हो ना कि आपको वात के शमन के लिए डाल रहे हो, मतलब मेन आपका क्या कंसर्न है, पित्त के शमन के लिए डाल रहे हो या कफ के शमन के लिए डाल रहे हो, मतलब अकॉर्डिंग टू डिसीज कर रहे हैं आप। तो ये एक तरीके से मात्रा बस्ती की तरह होता है तिक्त क्षीर बस्ती एक्चुअल में। और तिक्त क्षीर बस्ती के साथ में बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं होते, मतलब आप इसको किसी भी टाइम दे सकते हो। हालांकि पाठक सर ने बताया है भी है कि इसको खाली पेट दिया जाता है, बट मैंने और लोग को भी सुना है तो उनका ये है कि आप किसी भी टाइम दे सकते हो। बट इतना तो ख्याल ही रखना चाहिए कि पेशेंट भाई खाली पेट रहे तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और रात में दे दो अपना, दिन भर मतलब पूरी रात पड़ा रहेगा 6-7 घंटे, तो अंदर जब रहेगा तो काम करेगा तो बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ये चीज है सर। और तिक्त क्षीर बस्ती का रोगाधिकार काफी लंबा है, मतलब आपके पास जीर्ण ज्वर का पेशेंट आप उसको दे सकते हो, कोई भी बोन की स्पाइन की प्रॉब्लम आप उसमें दे सकते हो, आप अपस्मार में देना तो अपस्मार में भी दे सकते हो, मतलब ब्रेन वाले जो भी शार्पनेस वगैरह वाली प्रॉब्लम है आप उसमें भी दे सकते हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आप देकर देखिए सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। थैंक यू सर। और किसी को भी कुछ बताना हो तिक्त क्षीर बस्ती के बारे में या अपना एक्सपीरियंस बताना हो कि कहाँ कहाँ किसने यूज किया है तो प्लीज शेयर करें। आरती मैम, विनीता चौहान मैम, डॉक्टर अश्विनी मैम, प्लीज आप बताएंगी मैम आपने कहाँ कहाँ तिक्त क्षीर बस्ती यूज किया है। डॉक्टर अंजना मैम वो जुड़े हुए हैं, अंजना मैम प्रणाम। मैम का लग रहा है अभी म्यूट है, मैम कहीं बिजी हाँ हाँ होंगे। मैम, नमस्कार नमस्कार मैम। हाँ मैम नमस्ते, सभी लोग को कैसे हैं नमस्कार आप जी मैम? मैम। बस बढ़िया मैम, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू बहुत मैम। कुछ आप कवर कर बताइए दिया मैम। जी। जी मैम मैम अब आप आपने अच्छे से बताइए, कवर मैंने तो किया। ऐसे जो थोड़ा बहुत मुझे आता था वो मैंने बता दिया, अब आप बताओ प्लीज। सर कहाँ गए हमारे? सर मैम वो ट्रैफिक में फंसे थे तो सर अभी ज्वाइन करेंगे, तो मैं अच्छा वही कह रही अच्छा। थी मैम आप कहाँ कहाँ तिक्त क्षीर बस्ती यूज करते हैं, तो सर की भी एक क्वेरी सॉल्व हो લલિત जाएगी और આપણું हमें લગભગ थोड़ा सा પતી ગયું ज्ञान બેટા, તે बढ़ा। છતાં રેડ વાળા બોક્સમાં જોઈ લે। आशा मैम प्लीज अपना म्यूट करिए, आप सॉरी किसी से सॉरी। बात कर रहे हैं। इट्स ओके चलो आप म्यूट कर लो। अंजना मैम प्लीज बताइए। हाँ मैम, अब कुछ और टॉपिक, कुछ और क्वेश्चन वगैरह किसी का हो तो करिए, उस पर आपने बहुत अच्छे से बता ही दिया है ना। बाकी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे और डिस्कस करते रहेंगे। तिक्त क्षीर बस्ती तो जैसे कल्पस्थान में बहुत अच्छे से वर्णन आया ही है, और सर तो कहते हैं कि उसको बहुत अच्छे से हम जहाँ भी यूज करते हैं, स्पेशली जो कि अब शरद ऋतु चल रही है और कुपित हो रहा है, तो पित्त के शमन के लिए हम इसका अधिकतर जो है पित्त जन्य व्याधियां हैं, जैसे हमारे अपने केसेस होते हैं एक्सेट्रा वगैरह, उसमें भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करते ही हैं। तो इसमें जहाँ भी हमें लगता है ये मौसम है, ये वाला ये ऋतु शरद ऋतु इसके लिए बहुत ही उपयुक्त ऋतु है, और आपने बहुत अच्छे से उसको सारे औषधियों को लेके उसका पाठ करना चाहिए, कैसे उसको हम खीर के साथ संस्कारित करके और उसको हम यूज कर सकते हैं। समटाइम्स तो ऐसे केसेस में हम लोग जो ब्लीडिंग वगैरह के केसेस में, जो हमारे अपने दैनिक के केसेस होते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल भी होता है। और उससे उससे अच्छा, क्योंकि मैम मैंने अभी गायनी में कम यूज किया है इसलिए मैंने पूछा। मैंने हम्म। दिया तो अभी गायनी वाली पेशेंट को ही है, बट मैंने इसको सोचा मेन उसमें यूज करने के बोन की प्रॉब्लम या हाँ, इसी बात से मुझे याद आया कि हार्ट के केस में भी तिक्त क्षीर बस्ती बहुत बढ़िया काम करती है। और एक चीज और बताना मैं भूल गई जो बहुत आपके दिमाग में आया, हर इंसान के रहना चाहिए, डॉक्टर विक्रम सर ने पूछा था, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है एक्चुअली। तो हम आयुर्वेद में जैसे खोजते रहते हैं कि एलोपैथ में तो होता है भाई ये है वो है, ऐसे हमारे पास ये बहुत बढ़िया है कि जब हमें कभी किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक वगैरह देने का लोड है, और उससे भी बड़ी बात है, और बच्चों के केस में होता है कि आप तिक्त द्रव्य नहीं दे सकते, बच्चे पीते नहीं ओरली, वाकई मतलब ऐसा स्वाद होता है कि हम भी डेली नहीं पी सकते हैं, तो हमारे पास एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एनल है, तो उस वक्त भी आप ये दे सकते हो। बट हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, कभी भी बस्ती दे रहे हैं तो पेशेंट का दीपन पाचन बहुत सही से होना चाहिए, और खास करके तिक्त क्षीर बस्ती में अगर दीपन पाचन अच्छा नहीं हुआ तो ये फिर आम बनाती है, तब फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा दीपन पाचन करके ही दें। और जब बस्ती ले रहा है तो बस्ती के जो जोशी सर ने पढ़ाए हैं कि अष्ट परिवर्ज्य जो भाव होते हैं उन सारे भावों का परित्याग करें, मतलब जैसे ऊंचा बोलना मना होता है, ज्यादा चलना फिरना मना होता है, और ट्रेवल करना मना होता है, क्वार्टर्स मना होता है, दिन में सोना मना होता है, रात्रि जागरण मना होता है। तो जब इन सारी चीजों के साथ करते हैं तब तो बस्ती का रिजल्ट आता है। कई बार होता है हम पेशेंट को देते हैं, वो आता है डेली लेता है और रोज मतलब कि रात में जाग रहा, वक्त बेवक्त खा पी रहा है, इस तरह की चीजें करता है, तो उन पेशेंट्स में सर रिजल्ट नहीं आते हैं, है ना मैम? हाँ मैम, हाँ एकदम सही बता रहे हो क्योंकि एक्चुअली। मैम कल एक जैसे पेशेंट को हाँ दिया था, उसने यही काम किया है, यहाँ से 150 किलोमीटर ट्रेवल करके गई थी,
फिर अच्छा। रुक तो गया था रात भर, तो फिर हाँ। मेरे को जब पता चला, मैंने कहा भाई वो तो मना है कि बस्ती में है ही कि ट्रैवलिंग वैवलिंग नहीं करना, ज्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए, हवा हवा नहीं लगनी चाहिए ज्यादा, इन चीजों का जी। ख्याल रखना होता है। और एसी ओसी फैन उन तो वैसे ही हमारे यहाँ मना होता है सारे ट्रीटमेंट में। और एक चीज का सर और ख्याल रखना चाहिए, हालांकि आप देते हैं बस्ती तो आप ख्याल रखते होंगे, हमेशा बस्ती को सुखोष्ण दीजिए, क्योंकि तिक्त शिर बस्ती को अगर गलती से ठंडा दे दिया तो बस्ती के सारे व्यापक होंगे। तो तिक्त शिर बस्ती में बहुत ख्याल रखिए टेम्परेचर का, ये चीज है। एक्चुअली मैम देखिए, हम अगर बात करते हैं आयुर्वेद चिकित्सा में, तो मुझे लगता है कि तिक्त रस प्रधान जो भी चिकित्सा होती है, वो चिकित्सा बहुत ही सर्वोपरि मानी जाती है। चाहे हाँ हम जी, जड़ हाँ से जी। लेके, और हम चाहे रक्तपित्त की बात करें, चाहे हम अर्श की बात करें, चाहे हम जो है आचुर्दर की बात करें, या जो भी हमारे पित्त प्रधान द्रव्य, पित्त प्रधान रोग हैं, और वैसे भी सन्निपातक रोगों में भी हम लोग देखें तो तिक्त रस प्रधान जो चिकित्सा हम लोग करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी सी बातें बताई। और जितने भी तिक्त रस प्रधान द्रव्य है, जैसे सबसे पहले हम अमृता की बात करते हैं, गुरुची की बात करते हैं, और उसके बाद आपने पटोल की बात करी, नींद की बात करी, बासा की बात करी, हाँ, और भी जो लेते हैं, तो ये जो हमारे पास जो औषधियाँ है, चिरायता वगैरह, ये हाँ, अगर जैसे कहते हैं ना, जो हमारे नए वैद्य है, या हम बहुत ज्यादा आयुर्वेद के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा डीपली अध्ययन नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन अगर हम तिक्त रस प्रधान द्रव्यों की जो है चिकित्सा करते हैं, चाहे उसको हम क्वाथ बना के दें, चाहे हम घृत बना के दें, चाहे हम उसका चूर्ण फॉर्म में यूज करें, चाहे हम क्षीर पाक करके दें, चाहे हम बस्ती फॉर्म में करें, चाहे हम तेल फॉर्म में करें, मात्रा बस्ती दें, लेकिन हमें लगता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे लिए फर्स्ट, जो कहते हैं ना कि आप चाहे उसको एंटीबायोटिक की तरह मान सकते हो, चाहे उसको पित्त शामक की तरह मान सकते हो, चाहे उसको अग्नि प्रदीपन की तरह मान सकते हो, दोषानुलोमन की जगह मान सकते हो। तो ये मेरा तो नंबर फर्स्ट पे रहता है कि उसमें सबसे पहले ड्रग जिसे हम मानते हैं आज भी, और हम सभी लोग यूज करते हैं, गिलोय सत्व। ये सत्व लेने में पेशेंट को इजी रहता है, और गिलोय तो हम कहते हैं कि अमृता नाम ही है उसका, अमृत को प्रदान करने वाली। तो ये एक हाँ मैम, अपना इसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ मैम। आज एक पेशेंट मिली थी, बड़ा बढ़िया और गरीब पेशेंट थी। वो अपने फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आई थी लॉकडाउन में, तो जी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आई थी, तो मुझे लगा कि गांव की है और गरीब भी बहुत है। तो मैंने कहा कि, और उसको एक साथ में क्या था कि स्टंट वगैरह पड़ा था उसमें, मतलब यूरेथ्रा में उन्होंने कुछ जी किया था उसका अंदर का, मतलब किडनी की प्रॉब्लम थी। तो हाँ क्योंकि मैंने यूजी वगैरह करा कर देखा, तो मुझे लगा तो केस काफी ज्यादा गड़बड़ है। मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट दें, और गरीब लोग भी हैं। तो मुझे और चीजें तो मैंने चलाई थी, उसके अलावा मैंने गिरोए चलाई थी। तो आज जी वो बच्ची बोल रही है, उसको हाँ एक हिस्ट्री थी मैम, उसको फीवर 2-3 साल से था लगातार। तो बोल रही जी मैम मैंने जब तक गिलोय खाई थी तब तक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज ही उस जी बच्ची ने बताया, शी इज हार्डली 18 ईयर्स नाउ। तो उसके बताइए, साथ तो अब काफी कंडीशन थी, मतलब मतलब आप सोचो गिलोय का हाँ, कितना अच्छा असर है। इसीलिए मैंने कहा ना कि तिक्त रस प्रधान जो औषधियाँ हैं, तिक्त रस प्रधान जो द्रव्य हैं, तिक्त रस प्रधान जो कल्पनाएं हैं, उसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, तो हमारे पेशेंट को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। अश्वनी मैडम शायद कुछ शेयर करना चाह रही है, डॉक्टर हाँ अश्वनी हाँ मैडम। मैम, मैं वही बोलने वाली थी कि मैम को हाँ बुलाती हूँ। हाँ जी डॉक्टर अश्विनी हाँ, मैम, प्लीज पूछिए। अंजना मैम से आपको कुछ पूछना है तो प्लीज मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते शशि मैम। नमस्ते नमस्ते मैम, बताइए। नमस्ते सबको मैम। ये जो हम इस सब्जेक्ट से अलग है मैम, मेरा थोड़ा क्वेरी था आपसे पूछने का। बताइए बताइए। ये लेखन के लिए जो हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, और जो आप बोलते हैं काशी मैम गोमूत्र, काशी काशी, काशी ये सब साक्षात। कैसे डिसाइड करेंगे मैम कि कौन से ग्रोथ में, एक्स्ट्रा वृद्धि में कौन सा लेखन के लिए यूज करें, ये डिसाइड कैसे करना है, ये थोड़ा। एक्चुअली मैं अभी पढ़ ही रही थी, जैसे कि जो ये होता है, ग्रोथ होती है, या जो हम धातु वृद्धि की बात करते हैं, या धातु कुपित होने की बात करते हैं, उसका बड़ा हमें कंसंट्रेशन देखना पड़ेगा कि किस धातु पे हमें क्या कार्य करना होता है। जनरली जैसे हम लोग कॉमनली बात करते हैं फाइब्राइड की, है ना, या फिर सिस्ट की। तो फाइब्राइड में आप देखिए तो वहाँ मांस धातु ज्यादा कुपित होती है, और जब सिस्ट वगैरह होता है वहाँ पे हमारा जो है जलीय अंग ज्यादा होता है। ये कहते हैं कभी कभी डर्माइड सिस्ट वगैरह होता है, तो वहाँ हमें जो है मिश्रित धातु में मिलती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, है ना। तो ये डिपेंड यस। करता है कि हमें हमें कौन सी धातु के लेखन पे, या किस कहाँ पे हमें कंसंट्रेट होना है। आपने सुना भी होगा, मैं अक्सर बात करती हूँ कि पहले मेरा नेचर यही है कि मैं जो हूँ वो रूट पे ही जाती हूँ, पहले गहरी दृष्टि पे ही जाती हूँ कि हमें आहार रस पे कार्य करना चाहिए, हमें रस धातु को अच्छे से बनाना चाहिए, और फिर उत्तरोत्तर धातु क्रम में हमें कार्य करना चाहिए। तो क्योंकि सबसे पहले जो चैनल्स हैं, बॉडी के चैनल्स जिसे हम लोग मानते हैं कि जो धातुएं हैं, या रस धातु है, रस धातु जैसे जैसे उसका बताया भी गया है, तीव्र गति से चलती है।
ना, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक गति, 3 गति से चलती है। शब्दवत, अर्थीवत और जलवत बताया गया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पहले हमें स्रोत शोधन पे जाना पड़ेगा, या हमें जो चैनल्स क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे घर का भी अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो हम जो भी यूज करते हैं पहले हम देखते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम कोई भी चीज वहां वहन कर सकती है। इसी तरह से मेरा वही नेचर होता है कि मैं कोशिश करती हूँ, जो पेशेंट की स्टडी ले करती हूँ या पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कभी भी बहुत बड़ा हेडेक नहीं मानती, ना मैं चैलेंज मानती। मेरा नेचर है कि मैं चाहती हूँ कि पहले इनकी जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, कि पहले इनकी लाइफ स्टाइल को हमें देखूं कि ये क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे जग रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो मेन आहार रस तैयार हो रहा है, जो हम जिसमें औषधियां मिलकर कार्य करेंगी ना, वो औषधियां वहां गंतव्य तक कैसे पहुंच पाए। तो आपने देखा होगा मैं अक्सर कालमेघ की बात करती हूँ, मैं अक्सर कुटकी की बात करती हूँ, मैं अक्सर गिरोय की बात करती हूँ, मैं अक्सर जो है नस्य की बात करती हूँ, मैं अक्सर बस्ती की बात करती हूँ। तो ये और दीपन पाचन सबसे पहले होता है। तो ये सब वो चैनल्स होते हैं जो एक बार तरह से कहना चाहिए कि वो रस वहन, रक्त वहन का कार्य करते हैं और हमारे उत्प्रेरक धातु का बहुत अच्छे से जो है उसको पोषित करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि मैं अक्सर क्या करती हूँ कि जो जनरली फाइब्राइड का जो होता है, तो फाइब्राइड का जो अगर आप वैसे भी संप्राप्ति आप देखोगे तो वो संप्राप्ति जो होती है वो केवल एक धातु से नहीं बनता है। मुझे जहां तक लगता है कि वो रस धातु का भी उसमें कहीं ना कहीं जो है रस धातु भी कुपित है, रक्त भी कुपित है, तब जाके वो मांस और मेद और अस्थि और मज्जा तक उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब हमें ऐसी, जब हमारी इतनी धातु वहां कुपित हो गई है और इस तरह से दोषो दूसरा संरचना हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें उसका जो है एक तरह से लेखन कर्म भी जो है थोड़ा तीक्ष्ण द्रव्यों से करना पड़ेगा, क्योंकि धात्वाग्नि जहाँ मंद हुई है वहां पर जो है इस तरह से ग्रोथ बनी है। धात्वाग्नि को तीक्ष्ण करना है, शोधन करना है। तो यहाँ पर जैसे आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, तो वहां पे और पेशेंट की अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेशेंट सबसे जरूरी होता है, तो वो उसका देश क्या है, उसकी अग्नि कैसी है, और उसकी मतलब सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो किस जैसे हम लोग हाइट वेट पूछते हैं, तो क्योंकि हम लोग वर्चुअल मीटिंग पे रहते हैं तो कम से कम हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी बीएमआई क्या है, या इसकी धात्वाग्नि कितनी मंद है। बीएमआई का साफ साफ मतलब होता है कि इसकी धात्वाग्नि किस कंडीशन में है, या इसके बीएमआई, जिसे हम लोग नॉर्मल बीएमआई स्केल देते हैं, अगर वो हायर साइड चला जाता है तो साफ साफ पता चल जाता है कि धात्वाग्नि मंदता है। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा अवतर्पण कर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि हमें वहां पे ऐसी दवाएं देनी होती है पेशेंट को कि वो उसको बहुत ज्यादा कमजोरी भी न लाए, बहुत ज्यादा अवतर्पण भी ना करे, क्योंकि बहुत ज्यादा अवतर्पण करने से क्या होता है, फिर पेशेंट का बल ही जो है वो हानि हो जाएगी। जब बल की हानि हो जाएगी तो हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि स्थूल चिकित्सा आप जहाँ देखोगे या जहाँ वेद रोग की चिकित्सा देखोगे, वहां उन्होंने यव का प्रयोग बहुत किया है, शोधन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। तो जनरली अभी कल ही जैसे आपने सुना होगा, तो कल हम लोगों ने सेमिनार में अक्सर ये बताया कि हम त्रिफला में जो है वो त्रिफला कषाय में हम जौ का सत्तू मिला के पिला सकते हैं। दशमूल कषाय में हम त्रिफला चूर्ण मिला के और जौ का सत्तू मिला के दे सकते हैं। तो एक तरह से हम देखें रस धातु वर्धन द्रव्य भी दे रहे हैं और दूसरी तरह से हम शोधन भी कर रहे हैं। तो इसी आधार पर हम लोग लेखन द्रव्यों का भी यूज करते हैं कि हमें कहाँ शंख फसल का यूज करना होगा, कहाँ हमें तीक्ष्ण देना है तो हमें शिला सिंदूर के साथ में हमें ताम्रभस्म भी ऐड करना होगा, कहाँ हमने जो है यक्षार केवल यक्षार से काम चलाना होगा, और कहाँ हमें जो है इसके साथ में जो है जनरली जिसे हम बताते हैं कि ताम्रभस्म हो गई, शिला सिंदूर हो गई। समटाइम्स हम लोग जो है वहाँ पे नाग भस्म भी यूज करते हैं, समटाइम्स हम लोग यक्षार भी यूज करते हैं, शंख भस्म यूज करते हैं, कंकड़ यूज करते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप लोग भी जब पेशेंट को उसी दृष्टि से देखोगे तो ये अनुभव जन्य ज्ञान भी होता है, और अकॉर्डिंगली जो संप्राप्ति है या दोष दूसरे समूचना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको जो है कहना चाहिए अपने पेशेंट के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। थोड़ा बहुत समझे होंगे आप, मुझे लगता है शनिवार हाँ में। मैम बहुत अच्छा आप समझाते हो, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि जब आप बताते हो ना एक चीज क्लियर हो जाती है। थैंक यू हम लोग मैम, सोचते रहते हैं, और थैंक आपका वो जो मुझे बहुत पसंद आता है कि एकदम 100% जिसको कहते नहीं कि अब सारे संशय दूर हो गए। तो इसी अंजना वजह से मैंने बोला तो मैम आप बताओ। अर्शिया मैम को भी कुछ पूछना है, हाँ पूछो अंजना आप। मैम, हाँ जी आपने बताया ना, जनरली देखिए फाइब्रॉइड में देखा जाता है कि पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है, तो हाँ। उसमें और हमको ये एक तो लेखन तीक्ष्ण द्रव्यों से करना होता है, तो फिर ये अपोजिट नहीं हो जाएगी उनकी चिकित्सा? ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए फिर?
एक्चुअली मैम देखिए, वही मैंने बताया ना, पहले हमें पेशेंट की दोष दूसरे समझना तो हम देख ही रहे, साथ में उसकी उन्होंने भी बताया ना, शास्त्र में भी बताया, जो हम लोग नाड़ी चिकित्सा या अष्टमी चिकित्सा कर रहे हैं, हम दशवी चिकित्सा कर रहे हैं ना, इसीलिए अष्टमी चिकित्सा और दशवी चिकित्सा, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सार क्या है, संगनन क्या है, सात्विक क्या है, इसीलिए इतना सारा उन्होंने बताया गया है। तो अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है, उसको सीवियर ब्लीडिंग है, तो हमें पहले क्या करना है, रक्त की रक्षा करनी है ना, रक्त को रोकना है, फिर रक्त ही जीवन है। तो वहां हम लोग तुरंत कहते हैं ना आप लोगों से कि चंदन वाला रक्षादी तेल की बस्ती दीजिए, कहरवा पिष्टी दीजिए, कुर्जा रिष्ट दीजिए, है ना। पेशेंट को पहले हमको उसका जीवन को जो है कहना चाहिए, संरक्षण करना है, जीवन बचाना है। उसके बाद जो कॉज है, जो उसका जड़ है, जिस कारण से उसको हो रहा है, फिर वहां पे हमें कार्य करना है। तो हम एकदम एकदम ही थोड़ी ना अपनी तलवार चलाएंगे पहले। इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम क्या कर रहे हैं, रसायन दे रहे हैं, हम त्रिफला भी दे रहे हैं और हम जब सत्तू भी दे रहे हैं, हम दशमूल भी दे रहे हैं, हम त्रिफला भी दे रहे हैं। तो हम सारा धीरे धीरे पेशेंट की अग्नि को कह रहे हैं ना, दीप्त कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रसायन का भी कार्य कर रहे हैं। उसके बाद उसके साथ धीरे धीरे उसमें लेखन द्रव्य भी चला रहे हैं। पंचतीर्थ घृत का भी काम अपने आप में, घृत कोई भी घृत देंगे तो घृत अग्निवर्धन करेगा, दीपन पाचन करेगा। और जब में तिक्त घृत प्रधान हमने पंच घृत दे दिया, तो उसने अपना कार्य शुरू कर दिया है ना, विरेचन कर दिया दोषों का, और शोथ शोधन कर दिया, चैनल्स को क्लियर कर दिया। देन फिर उसने हमने अपने में धीरे धीरे उसमें एड ऑन करा पेशेंट के अकॉर्डिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अंजना मैम आज हैं, जिसको भी जो पूछना हो तो प्लीज पूछ लो। आप भी बहुत अच्छे से बताते हो शशि मैम। थैंक यू मैम। आप हमें कुछ बहुत नहीं अच्छे आता है बताते मैम आप लोग के सामने, बस हम बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं मैम। नहीं मैम, सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और अच्छा लगता है। कोई भी अपना अनुभव बताए। सविता मैडम से बात करते हैं। सविता मैडम बिल्कुल नहीं बोलते आजकल। हाँ, कौन बोल रहा था? हाँ हाँ जी, प्रणाम मैम। हाँ, प्रणाम सभी नवजोत को। मैम बताइए। हाँ बताइए मैम, आप एक बार बता रहे थे नृपति वल्लभ रस का हाँ गृहिणी मैम। के पेशेंट्स हाँ में आप बता रहे थे, तो थोड़ा हाँ उसके बारे में बताएंगे आप? नृपति एक्चुअली वल्लभ मैम, रस का। मैंने ना सर का लेक्चर सुना था, आप भी देखिए, आपको मिलेगा, नहीं तो नवीन सर से बात कर लेंगे, नवीन सर उसकी लिंक आपको फिर से भेज दे। तो एक तो जी उसका देखो मैम, मेरा रस तंत्र सार में है नृपति वल्लभ रस, मैंने काफी बार हाँ बनाया, उसमें है। बताइए मैम, बताइए एक बार, बताइए आप उसमें कैसे कैसे आपने बनाया, पहले आप ये बताइए। मैम अभी आपकी याद नहीं है, बट हाँ उसमें काफी ज्यादा कंटेंट्स पड़ते हैं, उसमें कजली हाँ भी बहुत पड़ती है, हींग भी हाँ पड़ती है, हाँ और हाँ काफी देर मर्दन करना पड़ता है, काफी दिन तक मर्दन करना पड़ता है, और वो बहुत इफेक्टिव होता है किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, और दीपन पाचन के लिए तो बहुत ही अच्छी है वो। ग्रहणी दृष्टि में बहुत अच्छे से यूज तो होता मैम है। वो आप वाले का बनाए हुए का कि मार्केट वाले का भी यही मतलब रिजल्ट है, इसलिए मैम नहीं पूछ मैम, रही मार्केट हूँ। का मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया। मैं तो अच्छा यूज आप करती हूँ मैम, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो मैं वहाँ मेडिसिन बना नहीं पाती, मुझे तो प्रिस्क्राइब ही करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन से मैंने सर का लेक्चर सुना और फिर मैंने, जैसे मैडम ने बताया, मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो मुझे देखिए, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं यूजी में पढ़ती थी, तो मुझे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो नाम होते हैं वो मुझे बहुत ही इफेक्ट करते थे, मतलब मेरे मन को बहुत छू जाते थे। जैसे काम दुधा रस, बसंत मालती रस, नृपति वल्लभ रस, जैसे आप लोग को भी लगता है कुछ अलग रखते थे, है ना, हाँ मैम है, संजीवनी, इसमें नाम तो है कुछ ना। अलग अलग हाँ से ही हाँ होते जी, तो हाँ थे। मेरा जी। मेरे जैसे अंदर एक रामबाण क्यूरियोसिटी, रस हम हाँ लोग पढ़ते थे, थर्ड फ्रॉम में जी रट्टा मारते थे, रामबाण रस हाँ, रामबाण की तरह काम हाँ, करता और है। फिर एक क्यूरियोसिटी भी हो जाती है ना कि इस ऐसा नाम क्यों रखा गया है, या इसमें ऐसा क्या होता है। तो जब रसशास्त्र पढ़ते थे तो उसके बारे में हम काफी कुछ डिटेल पढ़ते थे, और हमारा लखनऊ कॉलेज का रसशास्त्र विभाग बहुत अच्छा भी था, वहाँ बहुत अच्छा अच्छे से प्रैक्टिकल भी कराया जाता था, मतलब हर रस हाँ वगैरह हम लोग अच्छे से बनाते भी थे। तो ये सब क्रेज रहता था कि हाँ, इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, ये कितना अच्छा इफेक्ट करता हो। ऐसे रामबाण की बात देखी, देखिए राम का बाण की तरह वो कार्य करेगा, मतलब अचूक है उसका इफेक्ट है। तो इसी तरह से हाँ नृपति वल्लभ का भी मुझे बड़ा क्रेज था बहुत दिनों से, जब मैंने अचानक एक मतलब बार आप सरकार उसको हर चीज में यूज कर सकते हो, या नृपति वल्लभ रस आप मतलब आंखें बंद करके उसको यूज कर सकते हो, वो एक हाँ बिल्कुल एंटीबायोटिक का भी काम करता है, बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करता है, क्योंकि आजकल जो हाँ भी आते हैं उनको संग्रहणी या लिवर का कोई ना कोई इशू रहता ही है, और सारे डिजीज अल्टीमेटली लिवर से रिलेटेड ही रहते हैं, बिल्कुल मैम बिल्कुल। मतलब हर किसी में आप यूज कर सकते हो उसका उसको। नाम ही है मतलब ना आप नृपति। आरोग्यवर्धनी हाँ तरह हो गया ना, जैसे हाँ आरोग्यवर्धनी लगभग हर जगह चल जाती है। हाँ, मैम राजा इसमें और फिर राजा आरोग्यवर्धनी के बारे में भी थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि आप इतने समय बाद बंद कर दो, बट जो नृपति वल्लभ रस है वो मतलब इतनी छोटी सी उसकी, अगर आप 125 mg की भी आप उसको टेबलेट दे देते हैं बना के, मैं क्योंकि खुद ही बनाती हूँ, तो वो हर चीज में यूज हो जाती है, उसमें हींग का रस और सारी
दीपन पाचन द्रव्य रहते हैं वो इतना अच्छा फास्ट दीपन पाचन करता है, मतलब 3-4 दिन में ही मतलब पेशेंट में रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। ओके। आरती मैम, आप इतनी सारी दवाएं बनाते कैसे, मतलब इतना बहुत मुश्किल इंटरेस्ट है काम होता है मैडम, दवाएं बनाना। इंटरेस्ट है मैडम, बहुत अच्छा, अच्छी बात है मैम, अपने से बना के बिल्कुल अगर आप मैम, पेशेंट कोई को जैसे वीडियो मैं शेयर मेरी करना। दवा ऐसे ही बनाते हिम्मत हैं। नहीं होती मेरी दवा बनाने की, बस्ती उस्ती भले बना लो, दवा बनाते हो तो हिम्मत नहीं नहीं नहीं, होती आप भी कुछ मेहनत और करिए शशि मैम, और फायदा मिलेगा पेशेंट को। हाँ अपनी मैम, मैं दवा जैसे बना अभी बनाना है मुझे, जो कुछ कुछ मैंने सोचा है, बट मैम आरती मैम बहुत कुछ बनाते हैं। मुझे एक चीज तो पूछनी थी कि यूनिवर्सिटी आप बोल रहे थे ना, वो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस में मतलब बहुत अच्छा काम करता है, मतलब वो पूरा ही ठीक ही हो जाता है अगर आप उसको हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यूसली देते रहते हैं, हाँ जी, और हाँ जी। उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और जो मेन इसमें ये मैंने तो फाइब्रॉइड्स में, फाइब्रो एडिनोमस में भी उसको दिया है, तो उसमें भी बहुत ओके। अच्छा काम हाँ करता है। बिल्कुल मैम, मेरा भी यही फॉर्मूला तो रहता मैम है आपने कि मैं आरती मैम जो फाइब्रो एडिनोमा में दिया है, तो उसमें आपने ऑयल या घी कौन सा मतलब यूज किया है? मैम वो पेशेंट के हिसाब से, जैसे मेरा एक पेशेंट था वो बिल्कुल बहुत दुबली पतली लड़की थी और अनमैरिड थी, उसका मतलब मुश्किल से 5-6 हाइट थी और 40-42 केजीज वेट था, मतलब अंडर वेट ही थी अच्छा। वो लड़की। हाँ, बहुत तो ज्यादा उस अंडर हिसाब वेट से, हाँ तो उस हिसाब से मेरे को तिक्त चीज तो चाहिए थी, बट मेरे को उसका वेट डिक्रीज नहीं करना था, तो उसमें मैंने जैसे शीरबला और ये शतावरी घृत ऐसे मतलब अलग अलग करके यूज किया था। नॉर्मल ओके। में हम उसमें तिक्त घृत भी यूज कर सकते हैं, पंचतिक्त भी यूज कर सकते हैं, महातिक्त भी यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप नॉर्मली अगर पेशेंट को वीकनेस ना आए, आप अकेला यष्टि मधु जी मैम। शतावरी यूज कर सकते हो। ओके मतलब मैम। थोड़ा पेशेंट के हिसाब से, हर पेशेंट में अगर आप अलग अलग करोगे तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा और रिजल्ट भी आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम अंजना मैम। शीत बस्ती कितनी हाँ देर तक प्रणाम मैम, देने सविता का मैम आपका? बताइए हाँ ना। प्रणाम मैम, हाँ बहुत हाँ चरण से बताइए, हाँ हाँ मैम मैम, बताइए। भूपति वल्लभ रस कौन सी कंपनी का अच्छा आता है? वैसे तो आरती एक्चुअली मैम की मैम तरफ। जैसे, हाँ ऐसे तो वैसे आप देखोगे तो अपने हिसाब से भी उसमें देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो वहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारे यहाँ पर जो है ना थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक करके है बनारस में अच्छा। की अपनी कंपनी है, जिसका अपनी अच्छी रेपो बनी हुई है, और वो ही थोड़ा सा क्योंकि बनारस है लोकल है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास में है, तो वही संपूर्ण संस्कृत यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो मेन कॉलेज की फार्मेसीज होती है, तो वहां से वो ही अपनी मेडिसिन देते हैं, तो हम लोग उसका ज्यादा यहाँ पे यूज करते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इसको डीपी बनाता है, दूध तापेशा भी बनाता है। अच्छा, एक बनाते बार, हैं क्या दूध पापड़? हाँ मुझे याद आ रहा है, वो आते हैं ना, पर हम लोग खुद बताने आते हैं हमारे लोग, तो मुझे याद आ रहा है हाँ। कि पति वल्लभ वो बनाते हैं और उनका इफेक्टिव होगा, पक्का होगा, क्योंकि हम लोग तो ओके। प्रिस्क्राइब कर देते हैं मैम, हम उसमें कंपनी का नाम नहीं हाँ। लिख सकते ना, तो अच्छा लेकिन पेशेंट, अच्छा। हाँ पेशेंट लेके आते हैं, मेडिसिन दिखाते हैं, रेजिडेंट्स देखते भी हैं, लेकिन ये है कि हाँ इफेक्ट उसका श्योर ही आता है। और सबसे पहला मेरा रूट यही होता है कि मैं गृहिणी पे कार्य करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, तो हाँ। प्रपत्ति वल्लभ है, लघु बसंत मालती है, गृहिणी का पाठ है, और इस तरह की जो मेडिसिन होती है वो मेरे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जरूर जाती है। तो हाँ अच्छा हाँ पूछा नवजोत मैम ने, तो मुझे अच्छा भी लगा बताना इसके बारे में, हाँ। तो ये बहुत अच्छी थैंक यू मेडिसिन मैम, बहुत है। बहुत थैंक यू वेरी बढ़िया मच। बताया मैम आपने, बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू मैम। अब इसको मैं भी मैम यूज हम करूंगी कितने देर मैम, मैंने यूज नहीं किया है नृपति वल्लभ आज तक पेशेंट्स में, तो अब मैं यूज करूंगी। हाँ मैम इसको मैम करिए। हम लगातार कितने दिन तक दे सकते हैं? एक्चुअली मैम रसायन औषधियों की अपनी एक सीमा तो बताई ही है, आप जानते ही हो ना, हर हाँ जी। रसायन औषधि की अपनी एक समय सीमा होती ही है, और उसके साथ साथ जैसे हम लोग अपने गवर्नमेंट सेक्टर में बैठते हैं, तो मैं जनरली KFT LFT है ना, और लिपिड प्रोफाइल, जनरली मेरा नेचर है कि मैं हर पेशेंट का 1 मंथ के बाद करा लेती हूँ, तो मिनिमम जैसे सर्वे बताते हैं 42 डेज के बाद थोड़ा चेंज कर दीजिए, और 42 डेज के बाद एक आप पेशेंट का LFT तो करा ही दीजिए, जहाँ आप लोग को वहाँ LFT करा सकते हो, मैं तो जनरली KFT भी इसीलिए करा लेती हूँ, और उसके बाद फिर से अगर आपको लगता है तो 15 दिन का गैप के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो ठीक है मैम। किसी और उसको स्विच ओवर कर सकते हो, है ना। 40 डेज के बाद करना चाहिए नहीं, क्योंकि पेशेंट भी तो आके बोलते हैं मैडम वही दवा चलेगी, है हाँ ना, जी तो हाँ जी थोड़ा हाँ सा जी हाँ। हाँ चेंज भी जरूरी होता है। ठीक है मैम, हाँ ठीक है मैम, मैंने थैंक आपका यू। सुनते सुनते अब सोच लिया कि हर 15 दिन बाद कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही करना है। होना जैसे चाहिए मैं भी मैम, पहले उससे लंबा हाँ पेशेंट को भी लगता है कि हाँ डॉक्टर साहब ने मेरे ऊपर ध्यान दिया, कंसंट्रेट किया, मेरी मेडिसिन को चेंज की, मुझे और अच्छा असर आएगा, वो उसकी मेंटलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है पेशेंट। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। और थैंक यू। किसी को भी कुछ अंजना मैम से पूछना है तो पूछ लो आप लोग,
नहीं तो फिर मैम बिजी हो जाएंगे। हाँ डॉक्टर आशा मैम पूछना चाहते हैं मैम आपसे। हाँ मैम मैं हाँ मैम। हाँ मैम आप पूछ लीजिए। हाँ नमस्ते अन्ना मैम। शरद पूनम की हाँ आपको मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को शुभकामनाएं। हाँ अच्छा, सही अभी बात जो है, इसमें टॉपिक बहुत चल अच्छा रहा था ना, जी हाँ जी, जी मैम। जैसे आप बता रही थी कि हर 15 दिन पे चेंज करते रहना चाहिए, तो इसके पीछे का नहीं एक लॉजिक ये भी रहता है। आप, हाँ मेरे हिसाब से आप जो है ना रस धातु वगैरह जो रस जी औषधियाँ जी जो हम लोग चलाते हैं वो मिनिमम 40 डेज तक चला सकते हैं। लेकिन जी उसके बाद जैसे और कुछ जो हमें कल्पनाएं हैं, जैसे हम लोग एक कल्पना बनाते हैं, कल्प देते हैं, जिसमें ऐड करते हैं, तो 2-3 मेडिसिन को वहाँ पे प्लस माइनस करके चलाना चाहिए, मेरा मतलब नहीं, है। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, हाँ मैं भी ऐसा ही जी मानती हूँ, क्योंकि पेशेंट का क्या ऋतु के अनुसार वो जैसे दिनचर्या हाँ आहारचर्या लेता है, तो जी उसके जी अनुसार भी उसकी रस धातु में भी परिवर्तन आता है। तो हमने बिल्कुल अगर 15-20 दिन, कई वैद्य ऐसा करते हैं कि 1 महीने की दवा दे दो, बाद में हम आपको बुलाएंगे, तो उस जी प्रकार से करने से ना कभी कभी उपद्रव हो जाते हैं, क्योंकि हम जी घर पे देखने नहीं जा सकते पेशेंट किस तरह से जी चर्या का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रोगों के जी लक्षण भी उस प्रकार चेंज होते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब फॉलोअप में लेना चाहिए, ये सही बात है। बिल्कुल। और नृपति वल्लभ रस का जो आप बता रहे थे ना, वो शायद सर हाँ ने गृहिणी चिकित्सा में ही बताया था, उसका मैंने हाँ भी लेक्चर हाँ सुना हुआ है। हाँ हाँ गृह चिकित्सा आप में भी ही काफी इसका टाइम बता रहे हैं। रोगाधिकार है, गृह चिकित्सा ही रोगाधिकार है। लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि गृहिणी को तो हम लोग फिर वही मानते हैं ना कि जो है वो बक्कल कैविट से शुरू होकर और एनस तक उसका जो पूरा अधिकार गृहिणी अधिकारी मानते हैं। तो पूरा जी जी डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उसको बहुत अच्छे से उसका वर्क है, चाहे वो लीवर डिसऑर्डर्स पे हो, चाहे जी इस पे हो, तो गृहिणी दृष्टि पे हो, तो इसका इफेक्ट तो है ही है। इसलिए नृपति जी जी। बंधक बिल्कुल एकदम हमारे पास बहुत ही अच्छा एक स्तंभ है चिकित्सा का, जिसे हम बहुत अच्छे यूज कर सकते नहीं, एक्चुअली फाइब्रोइड की आपने बहुत अच्छे से संप्राप्ति बताई कि उसमें रस दुष्टि की वजह से ही शुरू होती है ये सारी हैं। जी संप्राप्ति। मैडम जी जी। तो उसमें गृहिणी का भी इन्वॉल्वमेंट तो है ही, तो हम यूज कर सकते हैं। हाँ एक क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग। ये था ना, हाँ जी जी बोलिए। बताइए जी बताइए। मुझे ये पूछना था कि अगर पेशेंट का लेखन पहले से ही हुआ है, जैसे मेरे कल वाली पेशेंट की, उनमें हाँ पहले से ही विरेचन बस्ती वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें हाँ हम मतलब ये नृपति वल्लभ रस, त्रिकटु, नागकेसर, ये सब चला सकते हैं क्या? क्योंकि अगर पेशेंट पहले से ही धातु क्षीणता के अंदर है, तो ये सब तीव्र लेखनीय द्रव्य उसे नुकसान नहीं करेंगे। सारे एक साथ मत दीजिए ना मैम, तीनों एक साथ मत दीजिए आप, है ना। नहीं, जैसे एक आप साथ तो हाँ, नहीं। नृपति बल्लभ आप ऐड कर दीजिए, वो जो आपकी और मेडिसिन चल रही है, तो नृपति बल्लभ बस खाली लेखन का ही काम नहीं कर रहा है ना वहाँ, तो वो तो गृहिणी हाँ, को वो जो तो है अच्छे पोषण से भी कर। गृहिणी की हाँ गृहिणी दृष्टि कर रहा है, तो पोषण बढ़ाएगा, और पोषण बढ़ाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं वो कजली भी एक तरह होता से है, रस उसमें ना हाँ कजली होता है और बहुत हाँ कम मात्रा रसायन में होता है, जैसे सूक्ष्म हाँ त्रिफला काम करता है ना, तो ये एक जी तरह हाँ के एंटीबायोटिक का भी काम करता है, और ये बहुत जल्दी कवर कर लेता है पेशेंट को। मतलब आप किसी भी पेशेंट में आप इसको दे सकते हो, ये क्षय नहीं करता है, मतलब जैसे आपका वो रसायन का काम ओके। करता है। क्वेश्चन है, हाँ मतलब ये रसायन का साथ साथ काम करता रसायन का नहीं, पर्टिकुलरली ठीक मैं है। मेरे पेशेंट के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि हाँ उनको ना पंचतिक्त क्षीर बस्ती की वजह से, या उन्होंने कुछ भी तो अपथ्य का पालन किया है, जो भी हो, तो उसकी वजह से उनका एंड्रोमेट्रोसिस की साइज मतलब बड़ी है, एंड्रोमेट्रियल हाँ थिकनेस भी बड़ी है, और हाँ उनका जो फाइब्रॉइड का साइज है वो भी बड़ा है। तो हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या कि पंचतीर्थ क्षीर बस्ती की वजह से कभी बढ़ सकता है साइज? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंचतिक्त अगर रियल में वो पंचतिक्त आपने दिया है तो उसका तो नहीं, कार्य मैंने ही नहीं है ना। दिया मैम, हाँ ये हाँ रिफर्ड केस है, तो आगे कहीं अच्छा लेके आया है पेशेंट, विरेचन का एक हाँ अब सेशन ये और बस्ती के हाँ 2 सेशन। हाँ मैम, अब यही बात है ना, वो जो उन्होंने औषधि उनको मिली है, या सम टाइम्स कि आपने तो देखा नहीं अपनी आंखों से कि एक्चुअली में उसको किस तरह की जी जी मेडिसिन नहीं। दी गई है ना। तो ये जी। जब तक हम लोग अपने से एनालिसिस नहीं करते हैं, तब तक बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ दुविधा है, चिकित्सा में भी दुविधा है और पथ्य पथ्य में भी कुछ दुविधा है। तो अब जिस केस में जिस कंडीशन में आपको पेशेंट मिला है, आप उसी हिसाब से जो है वो कहते हैं ना प्लान करिए चिकित्सा का, जो भी दोषी जी। समूचना को आपको विघटन करना है, तो आप अपने स्वविवेक से करिए। बाकी जो पुराने हिस्ट्री का बहुत महत्व होता है, लेकिन हम अब जी उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो मे भी कि हो सकता है पंचतिक्त में उसमें उन्होंने पंचतिक्त कम डाला हो, मे भी इसमें क्षीर मात्रा बढ़ाई हो, है ना। या हो जी सकता है जी। जो हाँ औषधि दी गई है वो उतने अच्छे संस्कारित ना की गई हो। तो अब जी जहाँ भी कुछ आपको लग सकता है कि यहाँ पे ये कुछ कमियां रह गई है, या यहाँ पे इस दोषपूर्ण हो सकती है, उस व्यवस्था को हमें सुधारना है और हमें वर्क करना है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब कहते हैं ना कि हमारी वो जो औषधि का देने का वो है, वो हम बिल्कुल अर्जुन की आंख की, अर्जुन जैसे देखते थे कि हाँ चिड़िया की आंख पे तीर मारना है, वैसे हमें सोचना है कि हमें इसको एंडोमेट्रोसिस को या थिकनेस को कैसे कम करना है,
इसके साइज को कैसे कम करना है, इसकी पूरी ग्रहणी दृष्टि पे हमें किस तरह के वर्क करना है, हमें आज जो है रस धातु को कैसे जो है पूरी तरह से शुद्ध लेके आना है, और जितना भी अशुद्धता है या जो भी पित्त वगैरह है उसको कैसे विरेचन के द्वारा बाहर निकालना है, पेल्विक कंजेशन को कैसे दूर करना है। ये कुछ 8-10 पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हैं कि अगर हम दूसरे से पूछना पे कार्य करते हैं, धातु अग्नि को अच्छे से हमें जी बढ़ाना है, तो हमें लगता है कि आप अच्छे से कर दोगे। आशा मैम आप बहुत अच्छा कर जी दोगे। मैम, क्योंकि मैम, मैंने भी अब तक ये जितने भी ये जो केसेस आपके वाला देखे हैं केस ना। था ना, जो आपके हाँ वाला जी। केस था मैंने कल भी सुना था, तो इसमें आप लेखन ना देके आप जैसे उसको कुछ मात्रा में आप उसको ब्रिंगन और लेखन कंबाइन में दीजिए, जैसे हाँ, वो गोक्षुर आप मैम ने उसमें कल ऐड बताया कीजिए। था ना। हाँ जी। हाँ हाँ, तो उसमें आप गोक्षुर ऐड कर सकते हैं, और घृत के रूप में शतावरी और यष्टि मधु, मतलब इन दोनों में से कोई चॉइस ले सकते हाँ, हैं। यष्टि मधु तो मैं देने वाली हूँ, लेकिन थोड़ी दिन उनको लेखन कराना जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं, उनकी अगर साइज बड़ी लेखन हुई है ना, कराना तो है ना तो क्वाथ पंचतिक्त में घृत, आप, जी क्वाथ में आप पंचतिक्त लेखन घृत द्रव्य दे यूज सकते कर हैं। सकते हैं, जैसे वरुण, कचनार, त्रिफला और वो तो दे नागर दिया मैम मुक्ता, मैंने। गोक्षुर, हाँ, मतलब हाँ ये सब कुछ। वो तो है। दाढ़ीमस्तक घृत का मैंने सोचा है कि नागकेसर चूर्ण के साथ दाढ़ीमस्तक घृत दे दूंगी, तो उनका लेखन ब्रूहण दोनों साथ, दीपन पाचन और ब्रूहण दोनों साथ में हो जाएगा, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि भी वहां पे है। तो थोड़े दिन के बाद मैं ये डिसाइड केस भी करने मैम वाली हूँ। आपने दीपन पाचन से स्टार्ट किया था? इसको मैम मतलब ये पहले मेरे आपने पास, दीपन पाचन आपने दिया था? नहीं मैम, अभी मेरे पास 2 ही दिन हुआ केस आया हुआ है, तो ये रिफर्ड केस है। आगे उन्होंने लिया हुआ है कहीं से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वहां पे उनका मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ा, यूट्राइन साइज भी बढ़ गया है, और फाइब्रोइड का साइज भी बढ़ गया है। तो अभी मैंने सिर्फ दीपन पाचन ही स्टार्ट करवाया है आज ही से, जब से उनका रिपोर्ट वगैरह आज कल उन्होंने कराया था, आज रिपोर्ट आ गए हैं, तो मैंने आज से स्टार्ट कराया है। आपने फिर आज उनको दीपन पाचन में क्या दिया है? नागकेसर चूर्ण और दाढ़ीमस्तक घृत, दाढ़ीमादी घृत, और उसके साथ वरुण शिग्रू कषाय दिया है। ओके मैम। बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है आपने, देखिएगा इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा मैम सा मेरा टाइम फर्स्ट लगेगा। चॉइस है ना, थोड़ा पंचतिक्त घृत की तरफ ज्यादा होता है नॉर्मली मेरा फाइब्रोइड भी में वही बस्ती के है। लिए, जी लेकिन मेरा भी अभी वही मुझे है। थोड़ा डर लग रहा है कि अभी इस केस में कराना नहीं चाहिए नहीं मैम कराना डरिए चाहिए, तो डरिए मत, पहले अच्छे से आप यही करिए, थोड़ा शोधन करिए, दीपन पाचन करिए, है ना। थोड़ा दीपन पाचन और शोधन करके फिर जैसे हल्का सा आप जैसे आपने इसमें घृत मिला दिया, तो घृत तो अपने आप में एक रसायन का काम कर रहा है, अग्नि दीपन का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जी आपको बहुत विरेचन का भी काम कर रहा है, तो यहाँ आपको बहुत इफेक्ट मिलने वाला है। और उसके साथ में फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ऐड कर सकते हो, आरोग्य वर्धनी ऐड कर सकते हो, है ना। और ओके, उसमें हाँ थोड़ा सा, ठीक हाँ थोड़ा सा आरोग्य वर्धनी अच्छा काम करेगा थोड़ा सा। उसके साथ में अगर आपका मन करता है तो हल्का सा, जैसे नृपति वल्लभ की बात चल रही थी, नहीं तो लघु वसंत मालती की बात चल रही थी, कुछ इस तरह है। का हाँ मैम, बसंत काल। लघु वसंत मालती कर सकते हैं, क्योंकि उनका ना हाँ हाइपोक्रोमिक जो एरिथ्रोसाइट्स है ना, उसमें थोड़ा हाँ हाइपोक्रोमिक पिक्चर आया है, तो हाँ ये ऐड कर बसंत, सकते हैं, या तो फिर हाँ ताप्यादी बसंत, लो या नवायस लो साथ में ऐड करना चाहूंगी मैं। हाँ हाँ इस तरह से आप बसंत कल्प का भी बहुत बड़ा महत्व है हमको लगता है गायनिक में। तो जो ये बसंत कल्प है, जिस तरह से पेशेंट होता है, कुछ पेशेंट स्वर्ण वसंत मालती नहीं ले पाते हैं, लेकिन लघु वसंत मालती बहुत महंगा नहीं होता, वहाँ आप जी लघु वसंत मालती एड ऑन कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। जी अगर बिल्कुल आप मैम, थोड़ा और सा ले बस्ती में सकते तो हो। मैं वही करूँ ना, दशमूल के साथ थोड़ा सर्चर और ये अपना हाँ अ, हाँ अभी हाँ, और रसायन भी रहेगा ना, रसमूल अपना भी वायु अनुगमन करेगा, रसायन का भी काम करेगा, और किसी न किसी तरह से वो उसको बढ़ने नहीं देगा, वो क्षरण ही करेगा वहाँ पे ना। तो इसमें जी मैम। रसमूल का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है मैम, बाकी आपने कल बहुत अच्छा योग बताया, तो कुटकी कालमेघ वाला वो भी मैं शुरू जी मैम, करूंगी, साथ में जी थोड़ा सा मैम रौप्य लीवर को, भस्म भी ऐड हाँ कर दूंगी, है ना। रौप्य हाँ भस्म का हाँ भी हाँ इसमें रोल रहेगा शायद। बहुत अच्छा रोल है। हाँ स्टिमुलेट करना चाहिए ना, लीवर जो है वो हमारे करना चाहिए ना, की है ना, पूरा इंजन है वहाँ का बॉडी का। तो जैसे जी धात्वाग्नि को प्रेरित करने के लिए लीवर को हमें हमेशा साथ रखना है, ग्रहणी दृष्टि में भी लीवर का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए मेरे हर उसमें काल में या कुटकी में से एक जरूर ऐड करती हूँ मैं इसलिए, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आशा मैम, अभी जी आपके पेशेंट को मतलब लेखन करवाना है, और ये नाक केशर तो थोड़ा स्तंभन करता है, पाचन भी करता है बट स्तंभन भी करता है, तो फिर ये थोड़ा मैम, वो नहीं हो इसीलिए जाए? दाढ़ी मस्तक दिया है ना, तो दाढ़ी मस्तक दाढ़ी मादी घृत इसीलिए दिया है, वरुण शिग्रू कषाय इसीलिए साथ में दिया है, कि वो साथ में लेखन का भी काम करे, वातानुलोमन भी करे, और गर्भाशय की दृष्टि है वो भी दूर करे, पोषण भी देगा। ओके। क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम है, आप समझिए, मैंने 125 mg ही उनको बोला है 2 टाइम, और साथ में मैंने उनको अजवाइन, सौंफ
और अपना ये अजवाइन सौंफ और जीरा सेंधव के साथ, ये 3-4 चीजें लेने के लिए बोले हैं दिन में 3-4 बार खाने के बाद, क्योंकि उनका अग्नि काफी मंद है। ओके ओके। नॉर्मली मैं धूप त्रिकटु यूज कराती सेल्फ हूँ ऐसे केसेस में, लेकिन जैसे उनकी थोड़ी पित्त वातज प्रकृति भी लग रही है, तो मैंने त्रिकटु ठीक नहीं समझा इसका। ओके ओके। मुझे एक ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछना था कि जैसे चूर्ण का हम लोग कहते हैं कि 6 मंथ्स तक अच्छे रहते हैं, 6 मंथ तक यूज करना चाहिए, बट ये जो मार्केट में कंपनी वाले जो होते हैं उस पे वैलिडिटी 2 इयर्स लिखी हुई होती है। तो जो हम लोग पंसारी से जो डायरेक्ट लेके आते हैं तो वो हम फिर कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? वैसे इसकी वीर्यता अवधि मैम 1 ईयर ही होती है, बट आई थिंक जब तक चूर्ण में ह्यूमस नहीं वो पकड़ता या उसको कुछ मतलब ऐसी फंगस वगैरह भी कई बार लग जाती है, अगर वो थोड़ा सा लूज हो जाए तो नहीं यूज करना चाहिए। अगर वो एयर टाइट में पड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसको कोई ह्यूमस नहीं पकड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं है, तो यूज कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट सप्लाई में आता है तो वो तो काफी टाइम खत्म नहीं होता, तो उनको कुछ नहीं होता तो यूज करते हैं तो इफेक्ट आता है, ऐसा तो कुछ है नहीं है कि नहीं इफेक्ट आता। ओके ओके। मीनल गुप्ता मैम और ऊपर शिल्के मैम को भी कुछ पूछना है, प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। शशि मैम प्रणाम, अंजना मैम प्रणाम। प्रणाम मैम। मैम मुझे एक जनरल उसका क्वेश्चन पूछना था मुझे भी कि मेरे सर्वाइकल के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो चक्कर आते हैं, जो उनको Yes, ma'am. वर्टाइगो रहता है, वो चीज मतलब उनका पेन खत्म हो जाता है, हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, लेकिन वो चक्कर वाली प्रॉब्लम उनकी जो है वो काफी दिन तक परसिस्ट करती है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर दे सकते हैं या पंचकर्मा में कुछ कर सकते हैं? यस मैम, बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए अगर जो भी प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल रीजन का जो चक्कर वाला है, तो एक तो पेशेंट का पहले आप साइकोलॉजिकली डील करो। पेशेंट कई बार आता है और कहता है ना कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे एनाटॉमी के वाइज समझेंगे तो 40 या 50 के आसपास हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वैसे ही चली जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरी एक चीज है, ये तो आपका एज वाइज डिफरेंसेस हुआ। दूसरी एक चीज और है कि हमारा जो पोस्चर है, बहुत सारे लोग की आदत होती है झुक कर चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, मोबाइल ये यूज कर रहे हैं तो लगातार यूं पड़ा हुआ है, और रोटी वोटी भी बना रहे हैं तो कई बार लोगों की आदत होती है कि रोटी बना रहे हैं और मोबाइल कान से लगा हो। मतलब आप कुछ भी इस तरह के जो एक्टिविटीज करते रहते हो तो आपको वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जो बोलते नहीं है कि ये चाहे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, चाहे लंबर प्रॉब्लम है, चाहे जो है, तो ये बहुत ज्यादा आपका रिलेटेड होता है कि आपके पोस्चर से। तो पेशेंट को एक तो पोस्चर का बोलिए। दूसरी बात मैम, नहीं, उसको पिछले 15 डेज ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसका नमनेस है वो सब खत्म हो गया, लेकिन चक्कर वाली प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है, वही तो क्योंकि सुनो तो उसका मैम आपको बता रही सब हूँ। हम्प था वो खत्म हो गया है, पीछे का हाँ। हम्प जो था वो चीज काफी कम हो गया है। पोस्चर का तो मैम उसको गाइड किया हुआ है, क्योंकि वो उसको मैंने कुछ देर के लिए कॉलर लगाने के लिए बोला है कि जब आप ट्रेवल कर रहे हो या जब भी वो जर्क लगने के चांसेस हैं तो आप हमेशा कॉलर यूज करिए, जिससे कि आपको जर्क कम लगे। तो वो उसका मैंने पोस्चर तो उससे मेंटेन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसके उसके कहती है कि मतलब बैठे बैठे भी चक्कर आते हैं, तो वो मैम मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। चलो मेरे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो जैसे जब हम क्योंकि योग कराते हैं तो आपको पता है कि योग में तुरंत आकर लोग कुछ लोग बोलेंगे जी मेरे को तो झुकने में दर्द होता है, मेरे को ये होता है, या नेक वाली जो करनी है आपको पता है कि लोअर नेक रीजन से करना होता है ना, ये रोटेशन वाला। वो सर्वाइकल में ये कहते हैं जिस टाइम सर्वाइकल का पेन एग्रीवेटेड है उस टाइम पर मैम उनको सर्वाइकल ना की योगा आप नहीं करते। खाली पेट अदरक का रस जो होता है ना, सिंपल अदरक, जो नॉर्मल अदरक हम यूज करते हैं सब्जी में, उसका आप रस दे सकते हैं उसको, उससे काफी इफेक्टिव होता है। ये भेषज रत्नावली का ये एक स्टार्टिंग में एक योग है, किसी चैप्टर में मेरे को ध्यान नहीं है, बट अदरक का जो रस होता है वो उसमें दिया जा सकता है। जिनको भी मोशन सिकनेस है या चक्कर आते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान भी चक्कर आते हैं, तो अदरक का जो रस है आप उसको बस वो दे दो, उससे क्या ये मात्रा काफी सब्साइड हो जाता है। सिंपल अदरक का रस बस। तो ये कफा संप्राप्ति पे वर्क करेगा उसकी ना, किस पे वर्क करेगा? हाँ, ये तो मेरे को पता नहीं, बट मैंने भेषज रत्नावली में पढ़ा था और प्रैक्टिकली करके देखा, और उससे चक्कर बंद हो जाते हैं। क्या अमाउंट देते हैं मैम? मैम पेशेंट के हिसाब से, जैसे कोई पित्त अच्छा, प्रकृति का है तो उसको थोड़ा अमाउंट कम दे सकते हो। नॉर्मल मतलब जैसे 3 to 5 ml, कुछ भी इतना ज्यादा नहीं है इसमें। अगर वैसे भी तो हम सब्जी में भी डालते हैं, सभी चीज में डालते हैं, तो जस्ट 3 to 5 ml उसको अदरक का जो रस है वो दे दीजिए। हाँ ये तो मोशन सिकनेस वाले उन पेशेंट्स के लिए, लेकिन जहाँ पर अगर नर्व कंप्रेशन के कारण चक्कर आ रहे हैं वहां पर क्या करेंगे? आपने हाँ मुझसे मैम मैं ये आपको ये वही इफेक्टिव है।
क्योंकि अदरक या जो ये सौंठ है ये विश्व भेषज तो है ही है, दीपन पाचन भी करता है ना, ये दोनों काम ही करता है। ये हम जिंजर दे रहे हैं मतलब वेट फॉर्म में दे रहे हैं, बट फिर भी ये इफेक्ट करता है पेशेंट में। मीनल या मैम उसका सर ने जो बोला भी था। आप उसको सूखी कोई आप उनको कोई योग दे रहे हैं, कोई पाउडर दे रहे हैं उनको? हाँ, योग तो चल ही रहा है, एकांगवीर चल रहा है, उसके अंदर मावा चल रहा है, उनके जो दर्द के लिए कम करने के लिए मैंने उसको योग वो भी त्योशांको गुल भी चल रहा है, इवन रस राजेश्वर रस चल रहा है उनका। तो ये सारे चीजें चल रही हैं, कषायम में भी कोई उनको मैंने पाउडर फॉर्म में भी चल रहा है कुछ? हाँ, पाउडर में मैंने 2-3 चीजें डाली हुई हैं। चल रहा है उसका, उसके अंदर एकांगवीर है, महावात है, गिलोसत्व भी डाला हुआ है। उसका थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती थी, तो मैंने शतावरी, मुक्ता और प्रवाल दिया हुआ है साथ में, जिससे कि उसको एसिड फॉर्मेशन ना हो। तो ये योग चल रहा है उसका। तो इसी योग को आप अदरक के रस से कर दीजिए, बस अनुपान कर दीजिए उसका। मीनल मैम, आप नस्य में कुछ दे रही हैं क्या? नस्य हाँ, नस्य मैम दिया था, मतलब मैम नस्य तो कौन से ऑयल से दिया था? मेरा जो फर्स्ट था जब मैं देती हूँ स्टार्टिंग, तो उससे दिया था, अणु तेल से स्टार्टिंग के टू नस्य जो अणु तेल से दिए थे, उसके बाद शीर वाला प्रयोग किया था मैंने उसके ऊपर। आप एक बार ना यष्टि मधु और वचा तेल ये दो मिक्स करके दीजिए, क्योंकि आपका पित्त प्रकृति का पेशेंट है और घृणी दृष्टि भी है उसमें, तो आप ये ट्राई करके देखिए, जरूर से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वचा जो है ना वो शिरोविरेचनी, तीव्र शिरोविरेचनीय है, तो इसमें ये आपका कफानुबंधित पित्त है, ठीक है, जो लक्षण आप बता रही हो उसके हिसाब से। तो ये कफ और पित्त दोनों का अनुबंध दूर करेगा। एक दिन आप या तो ऐसा कर सकती हैं, 2 दिन वचा का दीजिए, 1 दिन यष्टि मधु का दीजिए, तो उससे रोपण हो जाएगा इनकेस अगर कहीं डैमेज हुआ है तो। और या तो फिर आप गौग्रुप के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि वचा तेल का मैंने काफी अच्छा रिजल्ट पाया है नस्य में, सर्वाइकल पेन में पर्टिकुलरली, क्योंकि वहां पे कफ का अनुबंध इतना ज्यादा होता है ना कि कोई भी स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप कोई भी मेडिसिन अच्छे से देंगी ना तो भी उसको टाइम लगता है। इन केस ऑफ वचा तेल का नस्य आपने दे दिया तो वो स्रोतस ओपन हो जाते हैं इजीली। ओके। गोघृत का तो मैंने ट्राई किया हुआ है, मेरे पे अभी 20 साल पुराना एक आया था गोघृत, किसी ने दिया था, तो उसका मैंने नस्यम दिया हुआ है पेशेंट। क्योंकि वचा तेल थोड़ा तीक्ष्ण होता है, तो कई हाँ। बार पेशेंट अगर मृदु प्रकृति का रहा तो उसे वॉमिटिंग सेंसेशन आ सकती है, इसलिए मैं गोग्रुप के साथ या तो फिर यष्टि मधु के साथ आपको यूज करने के लिए बोल रही हूँ। उसको मिक्स ऑल्टरनेट डे। ठीक है, ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। यस मैम इसका ब्रह्मार्य गण है ना, वो सर ने बताया है। हाँ, कुटकी वो दिया धमासा और था मैम, जटामांसी। पाठा धमासा और वो कुटकी धमासा और जटामांसी। हाँ, कुटकी धमासा एंड जटामांसी ये दिया है मैंने उसको एक बार, मैम मतलब मैंने अपने पेशेंट को ना मांसाहारी कषाय भी दिया था, तो उससे भी उसको रिजल्ट आ गया था, चक्कर आ रहे थे ना ये सर्वाइकल की वजह से, तो ये दिया था। मांसाहारी कषायम से। यस मैम। ओके ओके। मैम एक बात बोलूं, मैं बहुत सिंपल सा मेडिसिन तो आपने बहुत कुछ चला रखी हैं। जब भी सर्वाइकल का पेशेंट आता है तो आप उससे 2-3 हिस्ट्री जरूर लीजिए, क्योंकि सर्वाइकल आजकल अगर आप देखेंगी तो अंदर की प्रॉब्लम नर्व कंप्रेशन वगैरह की बाद में होती है। सबसे ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम उन लोग को होती है जो स्ट्रेस लेते हैं, और उसमें भी उनका साइकोलॉजिकली ज्यादा होता है। तो आप पेशेंट को पूछो कि आपका हाई बीपी रहता है क्या, आपका लो बीपी रहता है क्या, ये 2 चीजें पूछनी है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं काफी है, पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, तो फिर एक्सरे एमआरआई दोनों ही करा लो आप, ठीक है। एक्सरे और एमआरआई से आपको पता चल जाएगा। मैंने आज तक जितने पेशेंट्स देखे, मेरे पास सर्वाइकल के बहुत पेशेंट्स आए हैं शुरू में, सर्वाइकल के पेशेंट्स का मेजॉरिटी टाइम में साइकोलॉजिकल रीजन होता है। और जब मैं कराती हूँ मैं बोलती हूँ कि आप करिए, जब प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ सामने। और कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नेक के रोटेशन में आप उनको हायर साइड से पहले करवाना शुरू करिए, फिर वो धीरे धीरे करने लगते हैं। तो मेन उनका जो है स्ट्रेस लेवल पर अगर आपने काम किया मैम, तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, अपने आयुर्वेद का है, आप लोग को हालांकि अच्छे से पता होगा कि संग होता है जहां पर भी, आम भी वहीं पर होता है, और जो मन का मतलब कोई भी चीज बातें रुकती हैं वही कॉज करती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कॉज होती है। तो इसमें जब आप लग्जेटिव के फॉर्म में कैस्टर ऑयल वगैरह देते हैं तो वो बहुत बढ़िया काम करता है, एरंड पाक बहुत बढ़िया काम करता है। या सही तरीके से सोचे तो उसका जो है सिस्टम को, मतलब ग्रहणी वाला सिस्टम को, उसको ठीक करिए और बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। अगर उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आता तो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, एक थेरेपी होती है, कहाँ गया कुछ, ये है, जैसे मान लो ये कॉटन है, ये एक सिटिंग में आराम आएगा। ये आपकी नेक हो गई इतनी, और इतनी लंबाई का, मतलब आप समझो कि इतना लंबाई है, और इसकी 4 to 5 लेयर आनी चाहिए। इसको भिगाइए पानी में, भिगा करके निचोड़ दीजिए। निचोड़ देने के बाद में ये 4 to 5 लेयर आराम से लगा देंगे।
कपड़े की, कॉटन की होगी, उसके ऊपर से स्टॉल वगैरह जो है पेशेंट का फ्रेश मतलब धुला हुआ अच्छे से वो यूज कराइए। अगर स्वेलिंग वगैरह है उस केस में विद इन 1 सिटिंग मीन्स 45 मिनट के अंदर 80% स्वेलिंग रिमूव हो जाएगी। बट सर्वाइकल में मैंने आज तक यही देखा है कि जितने पेशेंट हैं वो मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रेयर पेशेंट्स होते हैं जिनके सच में वर्टिब्रा में प्रॉब्लम होती है, और जब सच में वर्टिब्रा में प्रॉब्लम होगी तो जो सर ने मर्मा बताए हैं आप वो मर्मा पॉइंट्स करिए और साथ में ग्रीवा बस्ती दीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आप इस पर काम करो, ब्रेन पर, मतलब जो साइकोलॉजिकल वाला फैक्टर है। अब उसको आपने मानस दुपट्टा मूत्र ही वाटिका, बताया गर्म पानी में डिप करना है नहीं इस नहीं नहीं, दुपट्टे को ना? नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल नॉर्मल वाटर वाटर। में? हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल वाटर में। इसको बोलते हैं मतलब नेक की लपेट बोलते हैं। तो चाहे आप ये करो, अपना सिस्टम में ग्रीवावस्थी करो, मतलब जैसे कोई पेशेंट कमजोर है, पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो भाई उसको आप ये बता दो, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता है उसको ग्रीवावस्थी कर दीजिए, वो और अच्छा बढ़िया काम करेगा। और रहता है अजवाइन वाला जो है, सिकाई जो है ये बालिका श्वेत की तरह, वो बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन मेनली पेशेंट का यही पूछो कि हाई बीपी रहता है कि लो बीपी रहता है। अंदर की सारी वजह मैम स्ट्रेस की होती है। मेरे तो जितने पेशेंट है मैंने सबका देख लिया, और बहुत सारे पेशेंट का मैं फोरम पर हूँ, नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे पेशेंट का एक आदत होती है कि हमें अटेंशन मिले, हमें मतलब सिंपैथी मिले, इस चक्कर में वो लोग आगे ज्यादा बीमार बने रहना चाहते हैं। तो ये सर्वाइकल का मेन रीजन यही है, क्योंकि ये स्ट्रेस इंड्यूस ज्यादा है देन इंजरी वाला, कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। और आम पाचन वगैरह जो सर बताते हैं सारी चीजें तो आप करते ही हैं। हाँ वो तो आप इस पर करिए और अपने उससे बोलिए कि नहीं कुछ नहीं है, आपका सब ठीक है, आप बस ऐसे रहो। कई बार पेशेंट बोलता है, जैसे गलती करते हैं, बोलते हैं मुझे सर्वाइकल है ये है, उसके बाद दबाकर कुंभक कर लेते हैं और फिर बोलते हैं जी मुझे चक्कर आ रहा है। एक हिस्ट्री में भी पूछे क्या ऐसा तो नहीं तुमने कुंभक किया है, ये चीज पूछना हम लोग कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे पेशेंट्स ने ये सब गलतियां करी हैं घर पर, कि बैठ करके कुंभक कर लिया, उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं मैं मुझे चक्कर आ रहा है। तो मेडिसिन में देख रहे हैं कि मेडिसिन में कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है, मेडिसिन चलाई भी ऐसी है, बीपी भी उनका नॉर्मल रहता है। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा कितने टाइम सांस रोक रहे थे, इधर रोका था क्या 3-4 दिन से? तो हाँ जी मैम। तो मैम ये पूछो, वो बाबा रामदेव का योगा देखते तो हैं बट वो फॉलो नहीं करते हैं, वो बस समझ जाते हैं, रोक लेते हैं, जबरदस्ती करने बैठ जाते हैं। और कुछ पेशेंट इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनका रोकने से बीपी बढ़ जाता है, वैसे भले लो बीपी रहता होगा, उनकी बॉडी का मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो आप सबसे ज्यादा मैम स्ट्रेस लेवल पर काम करो, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। दवा आप उनके लिए चाहे जो लिख दो, या तो आप चाहो तो दवा का नाम मत लिखो, बोलो ये आपके लिए स्पेशल दवा बनाया हो, जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, वो अपना वात शामक और आमपाचक कुछ दे करके और साथ में विरेचन दे करके ये कर लीजिए, अच्छा आएगा मैम। यस मैम, यस जी मैम, थैंक यू मैम, अच्छा यू, बताया फिर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। और एक मैम को और पूछना था, भूपेल शिल्के मैम को, शायद अंजना मैम से कुछ पूछना है, मैम पूछो। हाँ 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 पूछना है। गुड इवनिंग मैम। हेलो जी मैम बताइए। मैम, एक पेशेंट है मेरे पास, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की है, पीसीओडी था उसको। अभी उसकी साइकिल रेगुलर हो गई है। फर्स्ट टाइम मैंने आफ्टर पीसीओडी उसका फॉलिकल स्टडी करवा दिया है। तो मैम ओवरियन स्टोमा भी नॉर्मल आया है, यूटेरस नॉर्मल साइज, एंडोमेट्रियम लाइनिंग लेकिन उसकी कम आई है कि 15 डेज में उसका एंडोमेट्रियम साइज 6.6 mm है, लेकिन ओहम की साइज 20/20 mm की इतनी है। तो पेशेंट की प्रकृति तो बहुत अच्छी है, अभी तो पेशेंट फिट फाइन, रस धातु वर्धक भी लगता है, पहले से भी बहुत अच्छा है। ग्रहणी की भी चिकित्सा की है, स्टार्टिंग में मैंने दीपन पाचन शोधन में मैंने मैम उसका विरेचन फर्स्ट टाइम करवाया था दीपन पाचन के बाद। उसके बाद मात्रावस्थी कंटिन्यू चल रही है और एक निरोह भी दिया था मैंने उसको। तो अभी पेशेंट का एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रॉपर वे से नहीं हुआ है, क्योंकि 15 डेज में 20/20 इतना ओहम हुआ है, लेकिन जो लाइनिंग है वो 6/7 mm है। तो मैम दोषों का विचार करके इस पेशेंट में हम, पेशेंट की प्रकृति है मैम पित्त प्रधानता है, और पेशेंट का जो पहला बेबी है वो भी ऐसे ही था कि उसको HSG देके ही जो ओहम बस्ट करवाया था, और ET भी उस टाइम पे कम हुआ था। उस टाइम पे उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन लिए थे, और उस बेबी के बाद उनको एक कंसेप्शन हुआ था, लेकिन DNC करवाया था पेशेंट ने। लेकिन अभी तो मेरे पास जब आई थी रेगुलर मेंसेस करके आई थी, अभी 5th साइकिल उसकी चल रही है, तो रेगुलर हो गई है साइकिल, 30 डेज की है। लेकिन 14 डेज में मैम उनका ET अच्छा 8 mm तक जाना चाहिए था, लेकिन अभी 6.7 mm है।
और ओहम है 20/20 mm। तो इसमें हम दोषों का कैसे विचार करें? और पेशेंट का फॉलिकल तो अच्छा हुआ है लेकिन ईटी नहीं बढ़ा, तो इसमें हम रसवस्रोत देखें या कैसे विचार करें? पहले तो मैम एक्चुअली क्या लगभग साइज जो हो रहा है वो अपग्रेड कर रहा है, तो अब रप्चर के लिए भी तो पिछली बार कोई हिस्ट्री है किस दिन इसका ओव्यूलेशन हुआ है? क्योंकि फॉलिकुलर रप्चर का भी समय है ना, ये इसमें फॉलिकुलर रप्चर बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशंस को देख रहे हैं, उस हिसाब से हार्मोन्स जो है वो कहीं सब ऑप्टिमल है, मतलब प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी बच रही है। यहाँ पे आपको शताब्दी घृत का बहुत अच्छा यूज करना होगा। शताब्दी घृत का आप पान भी करा सकते हो, है ना, और शताब्दी घृत मात्रा वस्तु भी दे सकते हो पेशेंट, ठीक है। शतावरी घृत दी है मैम अभी, और यूरिक बिच्छू भी शतावरी रखा है पेशेंट को, और ओरल भी मैंने रसायनवटी दी है, लेकिन पेशेंट का तो इतनी बड़ा है तो हम वेट उनका फॉलिकल स्टडी कितने दिन तक करना चाहिए? क्योंकि अभी जब तक रप्चर नहीं होगा मैम, जब तक रप्चर नहीं होगा। रप्चर के लिए यहाँ पे अदरक सोरस का नस्य बहुत यूजफुल होता है। अदरक सोरस का नस्य आप दे सकते हो यहाँ पे उनको, गोरख मुंडी कषाय दे सकते हो, चित्रक पट्टी दे सकते हो, बिडंग लोह दे सकते हो। मतलब रप्चर का समय है, क्योंकि ज्यादा हाइपर में 22-24 तक हर हाल में हो जाना चाहिए। 20 हो चुका है, 22 तक हो जाना चाहिए। फिर 22 से अब जाता है तो फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी डाउन होती है। और रप्चर जब होगा तो उसके बाद फिर आप शताब्दी घृत है, फल घृत है, क्षीर वाला तेल का जो है वो है, क्या कहते हैं, मात्रा बस्ती है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, जैसे कि गर्भशैया को हमें प्रिपेयर करना है, तो गर्भशैया प्रिपेयर के लिए मैं अक्सर बताती हूँ पद्म काष्ठ चूर्ण का रोल अच्छा आ रहा है यहाँ पे। पद्म काष्ठ चूर्ण दे सकते हो आप। थोड़ा सा पुष्पधन रस का भी यहाँ रोल आएगा गर्भशैया को तैयार करने के लिए। सहस्त्रभ्रक पुटी जो है, सहस्त्रभ्रक भस्म जो है उसको दे सकते हो आप। और इसके अलावा अगर पेशेंट ले सकता है तो स्वर्ण वसन मालती उसको 10 दिन चला दो आप, तो गर्भशैया बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी जी। चालू किया है मैंने स्वर्ण वसन मालती, मैंने 1 बीडी करके दिया है पेशेंट को अभी, तो वेट एंड वॉच करें क्या? कल सुबह डिस्कशन करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है अभी। कल सुबह अच्छे से केस को डिस्कशन करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। असली में मेरी मम्मी बीमार है ना, तो मैं ट्रैफिक में अटक गया था, इसलिए मैं आ नहीं पाया, अभी पहुंचा। ठीक है, तो अभी हम कल सुबह करेंगे। शशि मैम आप एंड कर दीजिए, आप होस्ट है। नमस्ते सर। ठीक है सर, मैं कर रही हूँ। नमस्ते सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सभी को। गुड नाइट। सुबह मिलेंगे सब। प्रणाम सभी को।